लेकिन अब जब बॉक्स हुआंग फेंग द्वारा खोला गया है तो उसे वास्तव में कोई उम्मीद नहीं है। हुआंग फेंग, समूह नेता बाई, इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अधीनस्थों को फेंग युआन को ले जाने देने के बाद ताओ जियुन ने हुआंग फेंग और बाई जियाओरो से ईमानदारी से कहा। इस बार उन्हें महानिदेशक से मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब उन्हें पता चला कि महानिदेशक ने उनकी मदद के लिए अपनी टीम के सदस्यों को लाने के लिए बाई जियाओरो की व्यवस्था की है तो ताओ जियुन निराश हो गए। हालांकि बाई जियाओरो का अपना कौशल कमजोर नहीं था, उनकी टीम की ताकत बेयूरो में उल्टी गिनती में थी और उनकी संख्या पूरी नहीं थी। जब उसे पता चला कि इस बार केवल बाई जियाओरो और अभी अभी शामिल हुआ एक नया नौसिखिया ही उसका समर्थन करने आ रहा है तो ताओ जियुन और भी अधिक हताश हो गया। उसने सोचा कि कार्य सचमुच असफल हो सकता है। यहाँ बहुत सारे घायल लोग थे। बाई जियाओरो, जो उनका समर्थन करने आए थे, के पास केवल 2 लोग थे, जिनमें से एक नया नौसिखिया था जो अभी अभी शामिल हुआ था या नहीं। दूसरी तरफ के क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियों में वो कार्य कैसे पूरा कर सकता है? हालांकि निदेशक ने उन्हें यह भी बताया कि इस समय अन्य समूहों के पास कार्य है और केवल बाई जियाओ के पास करने के लिए कुछ नहीं है, जबकि बाई जियाओ के समूह के अन्य सदस्य कार्य करने के लिए विदेश जाते हैं और वापस नहीं आए हैं, इसलिए केवल 2 ही हैं जो लोग उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए जब ताओ जियुन को यह सब पता चला तो उसे कार्य पूरा करने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अभी भी इस पर जोर क्यों दिया, इसका कारण उनकी जिम्मेदारी की भावना थी। बस ताओ जियुन ने यह नहीं सोचा था कि यह समर्थन इतना शक्तिशाली है। बाई जियो की ताकत पहले से अधिक मजबूत है, इसके बारे में कहने को कुछ नहीं है। इसके अलावा इस बार ये सफेद जियोरोंग नहीं है, बल्कि एक नया नौसिखिया है जिसे पहले कोई उम्मीद नहीं थी। हुआंग फेंग न केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी ताकत उससे और बाई जियाओरो से बहुत दूर है, बल्कि वो बहादुर और सावधान भी है। वो खुद को और लाओ जिन को घेरे से बचा सकता है। वो फेंग युआन को पकड़ सकता है और दूसरे पक्ष की आंखों के नीचे सामग्री चुरा सकता है। यदि वो ये काम करता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि हुआंग फेंग उन सभी को करता है और अंत में एक छोटे से लोहे के तार का उपयोग करता है जिसने बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ तिजोरी को खोला, जिसने हुआंग फेंग को और भी जादुई बना दिया। टीम लीडर ताओ बहुत दयालु है, बाई जियाओरो ने हल्के ढंग से कहा, लेकिन उसे बहुत गर्व था, खुद के कारण नहीं बल्कि हुआंग फेंग के कारण। हालांकि ताओ जियुन ने इसे पहले स्पष्ट रूप से नहीं कहा था, लेकिन वो जानती थी कि ताओ जियुन को विश्वास नहीं था कि हुआंग फेंग क्या प्रदान कर सकता है। परिणाम स्वरूप हुआंग फेंग ने कार्य के सफल समापन में निर्णायक भूमिका निभाई। हुआंग फेंग के प्रदर्शन ने ताओ जियुन को पूरी तरह से अंधा बना दिया, लेकिन हुआंग फेंग के दूसरे पक्ष को भी ऐसा परिणाम दिया जिससे दूसरों को खुद पर गर्व हुआ, लेकिन बाई जियाओ को भी खुश होने दिया। इस बार जब मैं वापस जाऊंगा तो आपको बढ़िया भोजन कराऊंगा और अपना आभार व्यक्त करूंगा। ताओ जियुन ने कहा कि अगर यह हुआंग फेंग और बाई जियाओरो के लिए नहीं होता तो वे यह नहीं कहते कि क्या वे कार्य पूरा कर सकते हैं, भले ही वे देश को आसानी से छोड़ दें। इसलिए ताओ जियुन के लिए एक दूसरे को भोजन के लिए आमंत्रित करना आवश्यक है। ताओ जियुन का दिमाग, अगर हम इसे लेते हैं तो हमें खाने की जरूरत नहीं है। बाई जियाओरो ने हुआंग फेंग की मदद की और कहा, हुआंग फेंग हमेशा जियांगजू में रहे हैं, वो राजधानी नहीं जाते हैं। ताओ जियुन को अपने जीवन को बहाल करने के लिए वापस जाना निश्चित है, इसलिए वो निश्चित रूप से सम्राट की राजधानी में वापस जाएगा, जबकि हुआंग फेंग को इसकी आवश्यकता नहीं है। वो मूल रूप से मदद करने के लिए यहाँ आया था। अब जब उसने मदद की है तो वो स्वाभाविक रूप से जियांगजू वापस जा सकता है। भाई हुआंग जियांगजू में रह रहे हैं। ताओ जियुन आश्चर्य से हुआंग फेंग को देखता है। ये पहली बार है जब उसने इसके बारे में सुना है। इतना खराब भी नहीं, हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और कहा, अगली बार जब मैं जियांगजू जाऊंगा या जब भाई हुआंग राजधानी आएंगे तो मैं आपको रात्रि भोज पर आमंत्रित करूंगा। हालांकि ताओ जियुन उत्सुक था, लेकिन वो मामले की तह तक नहीं गया। उनकी राय में हुआंग फेंग को एक अजीब व्यक्ति माना जा सकता है। उसके पास कुछ भयानक ताकत है। इसके अलावा वो एक शांत व्यक्ति है जो इस उम्र में दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति भविष्य में अवश्य ही मनुष्य बनेगा। एक और बातचीत के बाद ताओ जियुन घायल खिलाड़ियों को देखने के लिए प्रवेश करता है। फिर देख पर केवल हुआंग फेंग और बाई जियाओरो हैं। जहां तक ये बात है कि क्या ताओ जियुन, जिसने उनके बीच असामान्य संबंध देखा है, ने जानबूझकर ऐसा किया, मुझे नहीं पता। हालांकि ये जानबूझकर किया गया है। हुआंग फेंग और बाई जियाओरो को कोई परवाह नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि काम इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। ताओ जियुन के चले जाने के बाद बाई जियाओरो हुआंग फेंग के करीब आ गई। हाँ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि मैं कुछ समय के लिए विदेश में रहूंगा, हुआंग फेंग ने भी कहा। हुआंग फेंग कुछ समय के लिए विदेश में रहने के लिए तैयार है। परिणामस्वरूप वे दोपहर को पहुंचे। परिणामस्वरूप वे आधी रात को चले गए, जो बहुत तेज है। यह आपके लिए बहुत ज्यादा है। यदि यह आपके लिए नहीं होता तो हम निश्चित रूप से कुछ समय के लिए यहाँ रुकते। इसके अलावा हम अंत में कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, बाई जियाओरो ने कुछ प्रशंसा के साथ हुआंग फेंग से कहा। चूंकि हुआंग फेंग ने उसके साथ 6 पल्स तलवार साझा की थी, बाई जियाओरो अब हुआंग फेंग के सामने अपनी भावनाओं को नहीं छिपाती है। वो उससे प्यार करती है और उसकी पूजा करती है। हुआंग फेंग के सामने आने से पहले ये भावनाएं छिपी रहेंगी, लेकिन अब बाई जियाओरो को लगता है कि इन्हें छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। वे सभी बेनकाब हो गए हैं। मुझे आपकी प्रशंसा पर गर्व होगा। हुआंग फेंग ने बाई जियाओरो को लिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि मैंने जुआ शहर में अच्छा समय नहीं बिताया। आज रात उन्होंने कैसीनो में खेला, हालांकि उन्होंने कुछ खेला भी। उस समय उनका मुख्य विचार फेंग युआन की निगरानी पर था और उनके पास बिल्कुल भी बुरा समय नहीं था। स्वाभाविक रूप से हुआंग फेंग को कुछ पछतावा था। अगर तुम खेलना चाहते हो तो अगली बार वापस आना। बाई जियाओरो ने इस संबंध में हुआंग फेंग को नहीं रोका। वो जानती थी कि हुआंग फेंग सही बात जानता था, लेकिन अगली बार जब आप आए तो आपको ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि लाल टोपी के प्रभारी व्यक्ति को अब गुस्सा होना चाहिए। हे, अगर वो जानता है कि आप आने की हिम्मत करते हैं तो वो पकड़ लेगा आप हर कीमत पर। बाई जियाओरो को बिल्कुल भी अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। वो सोच सकता है कि अब दूसरे पक्ष का मूड कितना खराब है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट।
बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 989 आरंभ करना। बाई जियाओरो सही सोच रही है। हॉस्ट का मूड सचमुच फटने वाला है। उनके मुख्यालय में उनके और उनके कई अधीनस्थों के सामने सबसे अधिक उपलब्ध डेटा लूट लिया गया। जब तक वो इसके बारे में सोचता है, हॉस्ट का रक्तचाप फट सकता है। उसके लिए यह स्वीकार करना अधिक कठिन है कि उसने इतने सारे अधीनस्थों को भेजा है जिन्हें अभी तक हुआंग फेंग और अन्य का पता नहीं चला है। ऐसा लगता है कि वे दुनिया में धूम मचा रहे हैं। इसके अलावा थानेदार भी उसके लिए मुसीबत तलाश रहे हैं। ताओ जियुन और लाओ जिन को घेरने के कारण उन्होंने पुलिस स्टेशन से उनका समर्थन करने के लिए कहा। उसने सोचा कि कुछ नहीं होगा। आखिरकार दूसरी तरफ केवल 2 लोग हैं। यहाँ उसके 1 दर्जन विशिष्ट मातहतों के अलावा बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं। परिणामस्वरूप न केवल उनके सभी कुलीन लोग मारे गए, बल्कि उन पुलिसकर्मियों को भी भारी नुकसान हुआ। उन्हें काले कपड़े पहने लोगों के एक समूह ने घेर लिया था। उनकी रिपोर्ट के अनुसार काले कपड़ों वाले लोगों का समूह अजय था और गोलियां उन पर लगी। उनके कपड़ों में कुछ छोटे छोटे छेद करने के अलावा उन पर कोई अन्य प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन उनकी पुलिस को भारी नुकसान हुआ और दूसरे पक्ष ने कोई दया नहीं दिखाई। इसलिए अकेले पुलिस की मृत्यु का आंकड़ा 30 से अधिक है और अनगिनत चोटें हैं। इस घटना ने पूरे थाने और यहाँ तक कि सरकार के वरिष्ठ स्तर तक को झकझोर कर रख दिया। जाहिर है ये घटना बहुत गंभीर है और नुकसान भी बहुत बड़ा है। और थाने का मुखिया उनके पास बयान मांगने आया। आखिरकार उस समय हॉस्ट ने उससे वादा किया था कि कुछ नहीं होगा। उनका काम सिर्फ चर्च को घेरना था। यदि दूसरा पक्ष टूट जाता तो वे दूसरे पक्ष को परेशान कर देते। बाकी समय तो इसका समाधान लाल टोपी वाला ही करेगा। परिणामस्वरूप उनका नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन लाल टोपी वाले लोग शुरू से अंत तक कभी सामने नहीं आए। अगर काले कपड़े पहनने वाले लोग अचानक गायब हो जाएं, तो उनका नुकसान और भी अधिक होगा, इस हद तक कि कोई भी उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए ये पूरी तरह से समझ में आता है कि पुलिस एक बयान के लिए हॉस्ट के पास आई थी। लेकिन हॉस्ट क्या कह सकते हैं, वो नहीं जानता था कि काले कपड़े पहने हुए लोग कौन थे। जहां तक पुलिस का समर्थन न करने की बात है, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सभी लोग मर चुके थे। उसका दिल अब भी टूटा हुआ था। वो पुलिस के जीवन और मृत्यु का प्रबंधन कैसे कर सकता था। लेकिन इस मामले में शुरू से अंत तक उन्हें कुछ नहीं मिला। लोगों को वापस ले जाया गया और डेटा चीनियों द्वारा लूट लिया गया। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। हालांकि नुकसान बहुत बड़ा था, जिससे हॉस्ट का पूरा व्यक्ति विस्फोट के कगार पर था। बेशक बाई जियाओरो और हुआंग फेंग हॉस्ट के दिमाग की परवाह नहीं करेंगे। हालांकि वे दोनों निश्चिंत हो सकते हैं कि यदि वे अब हॉस्ट के सामने आते हैं तो हॉस्ट उन्हें अलग कर सकता है। ठीक है, रात में यहाँ समुद्री हवा चलना अच्छा लगता है। हुआंग फेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि वे अमीर लोग नौकाएं खरीदना पसंद करते हैं। क्या आप भी अमीर नहीं हैं? बाई जियाओरो ने हुआंग फेंग से कहा, हुआंग फेंग, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम खेती में और यहाँ तक कि पैसा कमाने में भी बहुत शक्तिशाली हो। अरे व्यक्तिगत पूजा मत करो, मुझे गर्व होगा। हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में ये पहले वाली 6 पल्स तलवार के समान है जो मुझे किसी तरह से मिली थी। पिछली तकनीकी चीजों सहित। बाई जियाओरो से पूछा, बुरा नहीं है, अन्यथा आप कहते हैं कि मैं ग्रामीण इलाकों से आया एक गरीब कॉलेज छात्र हूँ जिसके पास कोई संपर्क और संसाधन नहीं है। मैं उन चीजों को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? हुआंग फेंग ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो भंडारण बॉक्स के लिए अभी भी आभारी है। यदि ऐसा न होता तो वो आज न होते। इसलिए हुआंग फेंग ने कभी भी बहुत अधिक कृपालु होने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा कि वो यह नहीं भूल सकता कि वो कौन है, क्योंकि उसे ये खजाने मिले थे। मेरा मानना है कि अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो भी आप एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं। बाई जियाओरो ने हुआंग फेंग को देखा और एक चेहरे पर गंभीरता से कहा, हुआंग फेंग अब उसके दिल में सर्वशक्तिमान है। इसके अलावा हुआंग फेंग में एक गंभीर, विनम्र और कम महत्वपूर्ण भावना है। उसे लगा कि अगर हुआंग फेंग के पास ये चीजें नहीं है तो भी वो सफल हो सकता है, बस उसे और समय चाहिए। हाँ, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। इस तरह मैं बहुत बेहतर महसूस करता हूँ। हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हर समय उसे लगता था कि स्टोरेज बॉक्स की वजह से उसे अब सब कुछ मिल सकता है। इसलिए जब भंडारण बॉक्स पहले नहीं खोला जा सका तो वो बहुत डर गया। उसे डर था कि वो भंडारण बक्सा खो देगा और ये सभी चीजें खो देगा। उस स्थिति में उसे पीट पीट कर वापस मूलाकार में लाया जाएगा, जिसे वो स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि बाई जियाओरो के शब्द हुआंग फेंग को बहुत आराम देते हैं। हाँ, स्टोरेज बॉक्स के साथ वो आसानी से सफल हो सकता है। हालांकि भले ही वो ऐसा न करे, अगर वो कड़ी मेहनत करने को तैयार है और हार नहीं मानता है, तो कौन कहता है कि उसे असफल होना ही चाहिए। इसके अलावा स्टोरेज बॉक्स के मामले में मैं अपने बारे में ढीला या संतुष्ट नहीं रहा हूँ। इसलिए भंडारण बॉक्स के बिना भी हुआंग फेंग ने दृढ़ संकल्प किया है कि वो पहले से बेहतर होगा। उन्होंने अपने दृष्टिकोण, मानसिकता और क्षमता में बहुत बदलाव किया है। हालांकि आपकी प्रौद्योगिकी स्रोत समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आपके उद्यम बहुत अच्छे हैं और तेजी से बढ़ेंगे। उस समय अधिक से अधिक लोग आपकी ओर देख रहे होंगे और अधिक से अधिक लोग आपकी जांच करेंगे। यदि आप उन चीजों की स्रोत समस्याओं को हल नहीं कर सकते, आपको परेशानी होगी। बाई जियाओरो ने हुआंग फेंग से कहा, मैं भी इसे समझता हूँ, इसलिए मैं आपसे पहले कुछ लोगों की खाता समस्याओं को हल करने में मेरी मदद करने के लिए कहूंगा। हुआंग ने कहा, मैं एक व्यापक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने जा रहा हूँ जो कुछ उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान में विशेषज्ञता रखता है, ताकि भविष्य में अगर किसी को किसी बात पर संदेह हो तो भी मैं समझा सकूं। ठीक है, यह आपके लिए एक अच्छा तरीका है। बाई जियाओरो ने सहमति में सिर हिलाया। क्या आपके लोग विश्वसनीय हैं? यदि यह विश्वसनीय नहीं है तो क्या होगा यदि रहस्य खुल गया? चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि वे लोग चाहे मर भी जाएं, मुझे धोखा नहीं देंगे। हुआंग फेंग ने वादा किया था। अच्छी बात है, बाई जियाओरो ने कहा। बस इस बार मैं टीम लीडर ताओ के साथ सम्राट की राजधानी वापस गया। फिर मैंने तुम्हें एक नौकरी दी। इसमें बहुत अधिक देरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वापस जाने के बाद तुम अनुसंधान संस्थान का निर्माण तुरंत शुरू कर देना चाहिए। अनुसंधान संस्थान जितनी जल्दी स्थापित हो उतना बेहतर होगा। रेखा, हुआंग फेंग ने सिर हिलाया।
उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की कि संस्थान की स्थापना यथाशीघ्र की जाएगी। जल्द ही यह अन्य लोगों की जांच का सामना करने में सक्षम होगा और उसे नई तकनीकों पर शोध करने में मदद करेगा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 990 पृथक्करण। समुद्र में एक रात की ड्राइविंग के बाद हुआंग फेंग और अन्य लोग खुले समुद्र में प्रवेश कर गए। बाई जियाओ और अन्य लोगों द्वारा लूटी गई नौक ने अपना मिशन पूरा कर लिया और बाई जियाओ और अन्य लोगों द्वारा उसे छोड़ दिया गया। बाई जियाओ और हुआंग फेंग युद्धपोत में स्थानांतरित हो गए और फिर लौटने लगे। ताओ जियुन के सभी लोग घायल हो गए हैं। उनमें से कुछ की हालत अभी भी गंभीर है। सौभाग्य से युद्धपोत पर डॉक्टर है, साथ ही विभिन्न दवाएं भी हैं, इसलिए फिलहाल कोई समस्या नहीं है। और हुआंग फेंग को एक बार फिर एहसास हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का सदस्य बनना अच्छा है। जब वो घर लौटेगा तो युद्धपोत ले सकता है। इसके अलावा जब तक ये कोई विशेष गुप्त स्थान नहीं है, वे अपनी इच्छानुसार इधर उधर घूम सकते हैं। बेशक हुआंग फेंग भी जानते हैं कि यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा उन्हें लेने के लिए कोई युद्धपोत नहीं होगा। ये युद्धपोत चारों ओर गश्त करता था, इसलिए हुआंग फेंग और अन्य लोगों के साथ जुड़ने के बाद इसने कार्य को अंजाम देना जारी रखा और फिर हुआंग फेंग और अन्य को किनारे पर भेजा। इसलिए हुआंग फेंग और अन्य लोगों ने युद्धपोत पर कई दिन बिताए। शुरुआत में हुआंग फेंग अक्सर समय मिलने पर समुद्र देखने के लिए डेक पर जाते थे। हालांकि कई बार देखने के बाद उसे उतनी दिलचस्पी नहीं रही जितनी शुरुआत में थी। बाद में उन्होंने ज्यादातर कमरे में बाई जियाओ के साथ अभ्यास किया। हालांकि जब हुआंग फेंग ने समुद्र देखा तो उसने ऐसे प्राकृतिक खजाने के बारे में सोचा, यदि वह इसका उपयोग कर सके और इससे कुछ प्राप्त कर सके तो यह अच्छा होगा। हालांकि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, उसे इंतजार करना पड़ा। इन दिनों के अभ्यास के बाद हुआंग फेंग और बाई जियाओ दोनों 6 पल्स जादुई तलवार में बहुत कुशल है और वे दोनों अपनी उंगलियों के माध्यम से असली क्यूई को मार गिरा सकते हैं। हालांकि वे दोनों अब केवल एक का ही उपयोग कर सकते हैं। 6 दालों की खेती पूरी करने में उन्हें काफी समय लगेगा। इसके अलावा वे इसे अप्रत्याशित रूप से हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। तियानलोग बाबू की दुनिया में डुआन यू को छोड़कर कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं लगता है। यहाँ तक कि तियानलोग मंदिर के प्रतिष्ठित भिक्षु भी ऐसा करने में असमर्थ है। हालांकि वे जल्दी में नहीं है, भले ही वे केवल एक तलवार का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शक्ति छोटी नहीं है और वे कई बार अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जब कई लोगों को किनारे भेज दिया जाता है तो अलग होने का समय आ जाता है। हुआंग फेंग जियांगजू वापस जा रहे हैं, जबकि बाई जियाओ और ताओ जियुन अपने जीवन को बहाल करने के लिए शाही राजधानी वापस जा रहे हैं। बाई जियाओ हुआंग फेंग के लोगों को स्थायी निवास पंजीकृत कराने में भी मदद करना चाहती है। इन दिनों में हुआंग फेंग ने बाई जियाओ को उन लोगों की तस्वीरें और प्रासंगिक जानकारी दी है। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जियांगजू वापस जाऊंगा। बाई जियाओ ने हुआंग फेंग से धीमी आवाज में कहा कि वो इस बार अलग होने के लिए अनिच्छुक थी। ऐसा उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि उसने अपना दिल हुआंग फेंग पर रखा था। बाई जियाओ का हुआंग फेंग से और अधिक लगाव हो गया है और वो उसे छोड़ने के लिए अधिक से अधिक अनिच्छुक है। ठीक है, मैं जियांगजू में आपका इंतजार करूंगा, हुआंग फेंग ने बाई जियाओ से कहा। आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार नहीं करते, क्या आप हम अकेले कुत्तों के बारे में सोच सकते हैं? यह अलग होने की बात नहीं है, ताओ जियुन ने मजाक में कहा। कई दिनों तक हुआंग फेंग और बाई जियाओ के साथ रहने के बाद ताओ जियुन उनसे परिचित हैं और उनके साथ मजाक कर सकते हैं। बेशक ताओ जियुन भी जानता है कि यह हुआंग फेंग के कारण है, अन्यथा यदि पहले किसने बाई जियाओ के साथ मजाक करने की हिम्मत की तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें पीटा गया था। ताओ जियुन की बातें सुनकर बाई जियाओ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। पिछले कुछ दिनों में जब उसने हुआंग फेंग से संपर्क किया तो उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं छिपाया, इसलिए ताओ जियुन देख सकती है कि हुआंग फेंग के साथ उसका रिश्ता असामान्य है और इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। बाई जियाओ हुआंग फेंग के बारे में अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं चाहती थी। दूसरे लोग इस बारे में क्या सोचेंगे, उसने इस बारे में सोचा ही नहीं। यही कारण है कि तुम एक अकेला कुत्ता इतने ईर्ष्यालु हो। हुआंग फेंग ने ताओ जियुन को मारा और बाई जियाओ के चेहरे को चूमा। बाई जियाओ का चेहरा थोड़ा लाल था, लेकिन वो छिपा नहीं था। हुआंग फेंग, मुझे लगता है कि आप समाप्त हो गए हैं। जब आप राजधानी जाएंगे तो बेयूरो के लोग निश्चित रूप से आपको मार डालेंगे। समूह नेता बाई, हमारे बेयूरो फूल हैं। हमारे एकल लोगों के कितने स्वप्न प्रेमियों को आपने जीत लिया है इतनी शांति से। आप कहते हैं कितने बड़े परिवार आपसे नफरत करेंगे? ताओ जियुन ने कहा। तुम्हें भी इससे नफरत है? ठीक है, चलो एक प्रतियोगिता करते हैं, हुआंग फेंग ने कहा। नहीं नहीं, मुझे तुमसे डर लगता है, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। ताओ जियुन ने जल्दबाजी में कहा कि इन दिनों युद्धपोत पर उसने हुआंग फेंग के साथ द्वंद्व नहीं किया। हालांकि उन्हें चोट लगी थी, लेकिन ये ज्यादा गंभीर नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि हुआंग फेंग ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। लेकिन अगर ऐसा है तो भी वो हुआंग फेंग के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। जब भी उसने उसके साथ द्वंद्व किया उसे प्रताड़ित किया गया, वो डर गया। कुछ देर मजाक करने के बाद वे अलग हो गए और जियांगजू वापस चले गए। क्योंकि जियांगजू से अभी भी कुछ दूरी है, हुआंग फेंग ने विमान को वापस ले जाने की योजना बनाई, जबकि बाई जियाओ और अन्य ने राजधानी वापस जाने का फैसला किया। आखिरकार फेंग युआन अभी भी उनके साथ था। जब हुआंग फेंग वेटिंग रूम में थे तो उन्हें थोड़ी बोरियत महसूस हुई। हालांकि पहले युद्धपोत पर जाने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। आखिरकार प्रतीक्षा कक्ष में कई बाई जियाओ थे। हुआंग फेंग को कोई खास एहसास नहीं था। अब वो अचानक एक इंसान बन गया। हुआंग फेंग को कुछ समय तक इसकी आदत नहीं थी। सौभाग्य से जब आप ऊब जाते हैं तो आप समय की लड़ाई के लिए साधना का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इसे प्रथम श्रेणी राज्य में अपग्रेड कर दिया गया है। हुआंग फेंग बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं है। हालांकि जब आप प्रथम श्रेणी की स्थिति में प्रवेश करते हैं तो आपको और अधिक समझने की आवश्यकता होती है। खेती से जो शक्ति का विकास हो सकता है वो पहले जितनी तेज नहीं है।
बोर्डिंग का समय जल्द ही आ जाएगा। इससे पहले हुआन फेंग ने विमान में परिचारिका पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बाई जियाओरो के साथ विमान में था। इस बार उन्होंने अकेले ही सीट ली। उसने उन्हें देखा और वे वास्तव में सुंदर थे। अब घरेलू विमानन में प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी है। ग्राहकों को आकर्षित करने का एक पहलू ये युवा और खूबसूरत परिचारिकाएं भी है। और जल्द ही हुआन फेंग प्रकट हुए। कई लोगों ने एक ही दिशा में देखा। हुआन फेंग ने भी अतीत में देखा और फिर उसकी आंखों में एक चौंकाने वाली झलक दिखी। यह एक परिचारिका भी थी, एक चुस्त परिचारिका वर्दी जो बिना किसी संदेह के उसके सुंदर शरीर को दिखाती थी। उनकी मधुर मुस्कान ने लोगों को विशेष रूप से आरामदायक बना दिया और उनके सुंदर चेहरे की विशेषताओं ने हर समय विमान को आकर्षित किया। विमान में पुरुष यात्रियों हुआन फेंग ने कई पुरुष यात्रियों को महिला साथियों के साथ भी देखा, जिन्हें उनकी महिला साथियों द्वारा बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए दंडित किया गया था। सुंदर परिचारिका पर इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 991 परिचारिका को फिर से देखें। हुआन फेंग हमेशा दूसरे लोगों को घूरकर नहीं देखते थे। उसके आसपास बहुत सी सुंदरियां थी। हालांकि परिचारिका वास्तव में सुंदर थी, अपने आसपास की महिलाओं से कमतर नहीं थी, लेकिन इससे हुआन फेंग को भी अपना आपा खोना पड़ा। विमान ने शीघ्र ही उड़ान भरी। जब विमान सुचारू रूप से उड़ गया तो हुआन फेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही भंडारण बॉक्स की दुकान में था। पहले बदले गए दर्जनों दासों के अलावा हुआन फेंग ने अभी तक कोई अन्य विनिमय नहीं किया है। हालांकि वो कई बार स्टोर में घुस चुका है। यहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, वो उन्हें देखना चाहता है। हुआन फेंग को अब एहसास हुआ कि उन महिलाओं को खरीदारी क्यों पसंद है। ये प्रक्रिया आनंद की प्रक्रिया है। हेलो सर, क्या आप कुछ चाहेंगे? जब हुआन फेंग स्टोरेज बॉक्स की दुकान में रुका तो उसके कान में एक स्पष्ट आवाज आई। हुआन फेंग ने अपनी आंखें खोली और किनारे की ओर देखा, लेकिन परिचारिका ने मेज को धक्का दे दिया। आप क्या चाहेंगे सर? परिचारिका ने हुआन फेंग को अपनी आंखें खोलते देखा और फिर से पूछा। उसके चेहरे पर अभी भी बिना किसी अधीरता के एक पेशेवर मुस्कान थी। 1 गिलास संतरे का जूस, धन्यवाद, हुआन फेंग ने कहा। ठीक है, बस एक क्षण कृपया, परिचारिका ने कहा और फिर उसने कुशलता से हुआन फेंग पर 1 गिलास संतरे का रस डाला। सर, आप संतरे का रस चाहते हैं? हुआन फेंग ने संतरे का रस अपने हाथ में ले लिया, दूसरे पक्ष को धन्यवाद देने के लिए सिर हिलाया और इससे अधिक कुछ नहीं कहा। परिचारिका ने खाने की मेज को आगे बढ़ाया, लेकिन जब वो चली गई तो उसने फिर से हुआन फेंग को देखा। परिचारिका उसके आकर्षण को जानती है। खुद को देखने के बाद औसत आदमी अपनी नजरें अपने शरीर पर टिकाना चाहेगा। उसने कई तरह की आंखें देखी हैं, हालांकि हुआन फेंग की स्पष्ट आंखें बहुत दुर्लभ है। हालांकि हुआन फेंग अभी खुद को देख रही है, उसकी आंखें विनम्र है। वो महसूस कर सकती है कि हुआन फेंग की नजरें हमेशा उसके चेहरे पर रहती हैं, उसके अन्य निजी अंगों पर नहीं, जिससे उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। हालांकि हुआन फेंग की आंखें विनम्र थी, परिचारिका ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इस समय वो थोड़ी उत्सुक थी। कुछ देर तक उसने इसके बारे में और कुछ नहीं सोचा। हुआन फेंग ने विमान लेने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अभी भी जल्दी है। इसके अलावा ये जियांगजू से थोड़ा दूर है। इसके अलावा इस बार उनकी कार यहाँ नहीं आई। यह अभी भी जियांगजू के हवाई अड्डे पर है। इसलिए हुआन फेंग ने अकेले वापस उड़ान भरने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि उन्होंने एक विमान लिया। हालांकि हवाई जहाज लेना सुविधाजनक है और यह अब सीजन में समृद्ध नहीं है, कीमत अभी भी सस्ती है। जब मैं छोटा लड़का था तो विमान 6 साल तक जियांगजू में लगातार उतरता रहा। हुआन फेंग ने हवाई यात्रा की भी शुरुआत की। जब मैं विमान से उतरने ही वाला था तो मैंने परिचारिका और उसके सहयोगियों को फिर से यात्रियों को विमान से उतारते हुए देखा। हवाई अड्डे पर बहुत सारी गाड़ियां हैं। हुआन फेंग को अपनी कार मिलने के बाद उन्होंने उसे बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास किए। हालांकि हवाई अड्डे से निकलने के बाद उन्होंने पिछली परिचारिका को फिर से देखा। वो एक छोटा सूटकेस खींच रही थी और उसे अपने कपड़े भी बदलने की जरूरत नहीं थी। हालांकि इस समय वो एक कार के सामने है और उसके बगल में एक युवक है। ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष उनसे कुछ कह रहा है। बेशक इसका हुआन फेंग से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कार ने उसका रास्ता रोक दिया। हुआन फेंग ने थोड़ी देर इंतजार किया और ऐसा लग रहा था कि उसका गाड़ी चलाने का कोई इरादा नहीं था। उसने अधीरता से अपना हॉर्न बजाया। परिचारिका ने इस तरह देखा मानो वो जाना चाहती हो, लेकिन उसे उस आदमी ने पकड़ लिया जिसने हुआन फेंग की ओर देखा तक नहीं और परिचारिका से बात करना जारी रखा। हुआन फेंग और भी अधिक अधीर है। अगर तुम्हें बात करनी है तो दूसरी जगह जाओ और मेरा रास्ता मत रोको। इसलिए हुआन फेंग ने फिर से हॉर्न बजाया और इस बार यह अधिक देर तक बजा। आखिरकार उस आदमी ने इस ओर देखा। हालांकि वो बाहर पहुंचा और हुआन फेंग की कार की ओर इशारा किया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो हुआन फेंग के हॉर्न बजाने से असंतुष्ट था। अरे, मैंने तुम्हें नहीं कहा, असल में तुम्हारा यही रवैया है। हुआन फेंग भी दूसरे पक्ष के रवैये से नाराज था। इसलिए वो कार से बाहर निकला और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और कहा, कृपया अपनी कार को दूर ले जाएं। आपको बातचीत करने और अन्य स्थानों पर जाने की जरूरत है। अंदर न जाएं। रास्ता चले जाओ। ये तुम्हारा घर है। जहां मैं चाहूं वहां रुक जाओ। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यहां से चले जाओ। आदमी का रवैया बहुत अहंकारी है। मुझे क्षमा करें इन सज्जनों, हम तुरंत चले जाएंगे, परिचारिका ने कहा और इस समय वो थोड़ा चौंक गई और फिर अवचेतन रूप से कहा, यह आप हैं? तुम इस छोटे से सफेद चेहरे को कैसे जानते हो? लानत है, मैंने कहा, तुम मेरी कार पर क्यों नहीं चढ़ते? तुमने इस छोटे सफेद चेहरे के साथ कब संबंध बनाए? वो आदमी ये देखकर कि परिचारिका हुआन फेंग को जानती थी, क्रोधित हो गया तुरंत। वान काय, बकवास मत करो। परिचारिका का चेहरा क्रोध से सफेद लग रहा था। मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब मेरे लिए कार में बैठो, उस आदमी ने परिचारिका को कार में खींचने की कोशिश करते हुए कहा। वान काय, कृपया मुझे जाने दो, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, परिचारिका ने संघर्ष करते हुए कहा। हालांकि आदमी ने स्पष्ट रूप से नहीं सुना।
इसके बजाय उसने परिचारिका को कार में बिठाने की और भी अधिक कोशिश की। हालांकि परिचारिका की तुलना में उसकी ताकत बहुत मजबूत नहीं थी, फिर भी कोई समस्या नहीं थी। हालांकि जल्द ही उन्होंने कहा कि वो खुद को नहीं खींच सकते। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उसकी कलाई पर एक अतिरिक्त हाथ है। उसने थोड़ा असमंजस में अपना सिर घुमाया। अब छोटे गोरे चेहरे को समझ नहीं आ रहा था कि कब उसके पास आए और उसकी कलाई पकड़ ले। धिक्कार है, मुझे जाने दो, उस आदमी ने गुस्से में कहा। ये खूबसूरत महिला स्पष्ट रूप से आपकी कार पर नहीं चढ़ना चाहती, आपको इसकी मांग क्यों करनी पड़ी? हुआन फेंग ने हल्के से कहा। उसके बाद, हाथ फायदेमंद है, आदमी दर्द खाता है, उस परिचारिका के हाथ को पकड़ने के लिए खुद को छोड़ना पड़ता है, मुंह बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देता है, और कोई भी आपको नहीं बताता है, आपका मुंह बहुत बदबूदार है। तुम्हारा टीएम कौन है? तुम जीना नहीं चाहते, मेरे काम से काम रखो। हालांकि उस आदमी के हाथों में दर्द था, फिर भी वो घमंडी था। उसके बाद उन्होंने फिर भी हुआन फेंग को डांटा। हुआन फेंग का स्वभाव भी बुरा नहीं था, इसलिए उसने पीठ पर अपना एक दांत मारा और कहा, मैं तुम्हारे बारे में क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मेरा इंतजार करो। वो आदमी खड़ा हुआ और बोला। वो समझ गया है कि उसे हुआन फेंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए, वो केवल हुआन फेंग को धमकी दे सकता है। फिर उसने परिचारिका की ओर देखा और कहा, झांग जियू, तुम बदबूदार घड़ी हो, कृपया मेरी प्रतीक्षा करो। उसके बाद वो आदमी कार में बैठा और चला गया। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 992 में तुमसे विदा लूंगा। उस आदमी के जाने के बाद परिचारिका और लड़की हल्की हल्की सिसक रही थी। जाहिर है, दूसरे पक्ष के शब्दों ने उसे बहुत असहज कर दिया। और ये हो गया। हुआन फेंग ने एक दूसरे को कागज का एक टुकड़ा सौंपा। धन्यवाद। परिचारिका ने कार्यभार संभाला और हुआन फेंग को धन्यवाद दिया। नहीं धन्यवाद, बस अपने दोस्त को पीटने के लिए मुझे दोष मत दो, हुआन फेंग ने कहा। वास्तव में हुआन फेंग भी जानता है कि दो लोगों के बीच क्या संबंध है। केवल जब वो देखता है कि दूसरा पक्ष किसी लड़की को इतना परेशान करता है, तो वो यह नहीं देख पाता। इसके अलावा दूसरे पक्ष के मुंह से बहुत बदबू आ रही है, इसलिए हुआन फेंग ने ऐसा करने का फैसला किया। अन्यथा उसे वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं है। कुछ नहीं, परिचारिका ने कहा, मेरा नाम झांग जियू है, यह आपकी गलती नहीं है, यह उसकी गलती है। इसके अलावा वो और मैं दोस्त नहीं है। ओह, यह अच्छा है, हुआन फेंग ने कहा, मेरा नाम हुआन फेंग है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें एक सवारी दूंगा। हुआन फेंग का मतलब सच्चाई या गुस्सा नहीं है। हालांकि उस आदमी की पिटाई के बाद झांग जियू के पास कार नहीं थी, इसलिए हुआन फेंग उसे कार में बिठाना चाहता था। झांग जियू सहज रूप से मना करना चाहता है, लेकिन जब आप अभी हुआन फेंग की आंखों और उसकी मदद के बारे में सोचते हैं, तो ये स्पष्ट है कि उसे एक अच्छा इंसान होना चाहिए। इससे आपका समय विलंब नहीं होगा, है ना? झांग जियू ने शर्माते हुए पूछा। नहीं, फिर धन्यवाद, झांग जियू ने कहा। कुछ नहीं, हुआन फेंग ने दूसरे पक्ष को सूटकेस ट्रंक में रखने में मदद करने के बाद कहा। सिर्फ वो व्यक्ति, मुझे लगता है कि आपके लिए कम संपर्क करना बेहतर है। हुआन फेंग ने कार स्टार्ट करने के बाद वो कुछ कहने से खुद को नहीं रोक सका। उसे एक नजर में ही पता चल गया कि वो लड़का अच्छा इंसान नहीं है। हालांकि वो झांग जियू से परिचित नहीं था, हुआन फेंग नहीं चाहता था कि इतनी खूबसूरत परिचारिका को ऐसे व्यक्ति द्वारा विलंबित किया जाए। मुझे पता है, झांग जियू ने कई चीजों के लिए हुआन फेंग को दोषी नहीं ठहराया। वास्तव में मैं उसके साथ कोई संपर्क नहीं रखना चाहता, बस वह मेरा पीछा कर रहा है और मैंने उसकी देखभाल नहीं की। उसके बाद झांग जियू शर्मा गया और शर्मा गया। आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो उससे बहुत परिचित नहीं था, वो अभी भी शर्मा रही थी। अच्छा, अच्छी आंखें, हुआन फेंग ने कहा। जाहिर है, उनकी चिंता अनावश्यक है। झांग जियू ने यह भी देखा कि वो आदमी अच्छी चीज नहीं था। आखिरकार हुआन फेंग का उसके लिए कोई अन्य अर्थ नहीं है। इसके अलावा वे एक दूसरे से बहुत परिचित भी नहीं है। स्वाभाविक बातचीत का विषय बहुत गहरा नहीं है। मुझे भेजने के लिए धन्यवाद। लगभग आधे घंटे बाद हुआन फेंग की कार एक उच्च वर्ग के समुदाय के दरवाजे पर रुकी। झांग जियू ने अपनी सीट बेल्ट खोली और हुआन फेंग से कहा, आपका स्वागत है, मैं लगभग अपने रास्ते पर हूँ। हुआन फेंग ने कहा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने झूठ बोला, बल्कि यह सच है। जिस समुदाय में वह रहता है, वहां से यह अधिक दूर नहीं है। फिर अलविदा। झांग जियू ने हुआन फेंग के हाथ से ट्रंक ले लिया और हुआन फेंग से कहा, अलविदा। हुआन फेंग ने भी हाथ हिलाया और कहा। उसके बाद वो कार पर बैठे और चले गए। झांग जियू बस एक कोने से गुजरी, अचानक उसके कंधे को थपथपाया गया। वो चौंक गई। जब तक उसने अपने सहकर्मियों और दोस्तों को अपने पास नहीं देखा, उसे राहत मिली। येलान, तुम क्या कर रहे हो? मुझे डराओ। ईमानदारी से कहूं तो क्या तुमने कुछ बुरा किया? अभी वो आदमी कौन था? तुम्हारा प्रेमी। ये कब बेहतर हुआ? लड़की अचानक गप्पी चेहरे के साथ प्रकट हुई और झांग जियू पर झुक गई। कैसा बॉयफ्रेंड? बकवास मत करो। झांग जियू ने एक दूसरे की तस्वीर ली और आगे बढ़ गए। मैं अभी भी इसे स्वीकार नहीं करता। पहले भी कई लोगों ने आपका पीछा किया था। मैंने नहीं देखा कि आपने किसे वापस भेजने के लिए कहा था। ये पहली बार है। यी लैन नाम की लड़की ने कहा कि वह और झांग जियू सहकर्मी और अच्छे दोस्त हैं। अब वे एक साथ रहते हैं और एक मकान किराए पर लेते हैं, क्योंकि परिचारिकाओं को अच्छा वेतन दिया जाता है। जिस घर को वे किराए पर लेते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं अभी उससे मिला था। वह आज मेरी उड़ान पर था। फिर उसने वांग काई को भगाने में मेरी मदद की। हम आज ही एक दूसरे से मिले, झांग जियू ने कहा। क्या वांग काई आपको फिर से परेशान कर रहा है? येलान ने अपने चेहरे पर घृणा के साथ कहा। जाहिर है, वांग काई पर उनका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, हुआन फेंग से मिलना अच्छा है, झांग जियू ने कहा। आप अभी उनसे मिले और उनसे आपको वापस भेजने के लिए कहा? एक ऑर्किड, एक चेहरे हार का उपहास। क्या मुझे लगता है कि अन्य लोग अच्छे हैं और वहां टैक्सी लेना आसान नहीं है, झांग जियू ने कहा। इसके अलावा क्या आप उसे नहीं पहचानते?
कौन? क्या ये प्रसिद्ध है? येलान ने कहा। वो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उसकी गॉसिप गर्ल प्रसिद्ध है। आप अभी भी प्रशंसक हैं, झांग जियू ने कहा। आप कहते हैं ली बिंग्यून? येलान ने कहा कि सभी सितारों में से उसके पास केवल ली बिंग्यून है। झांग जियू ये जानता है। हाँ, यह वही है। कुछ समय पहले उसके और हुआंग फैंग के बीच का घोटाला जगजाहिर था। झांग जियू ने कहा कि वो तब तक हुआंग फैंग को नहीं पहचानती थी जब तक वो हुआंग फैंग की कार पर नहीं चढ़ गई। हालांकि उसने ली बिंग्यून के साथ हुआंग फैंग के रिश्ते के बारे में गपशप नहीं की। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लगता है कि हुआंग फैंग का नाम मुझसे परिचित है, येलान ने कहा, और फिर वो नाराज दिखी। ओह, यह अफसोस की बात है कि मैं अभी बहुत दूर हूँ, मैंने इसे नहीं पहचाना। अन्यथा मुझे ये पूछने जाना चाहिए कि क्या वो और ली बिंग्यून प्रेमी और प्रेमिका है, और पूछो उन्हें ली बिंग्यून की ऑटोग्राफ वाली तस्वीर के लिए। तुम इसके लायक हो, झांग जियू ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग जियू, तुम मर चुके हो। तुमने मेरी मूर्ति के साथ एक आदमी को लूटने की हिम्मत की। अगर मेरी मूर्ति के अन्य प्रशंसकों को इसके बारे में पता चला तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रशंसकों की लड़ने की शक्ति कितनी भयानक है। एक लैंडलिंग एक पलटवार तरीके से गुनगुनाता है। बकवास मत करो, झांग जियू ने लाल चेहरे के साथ कहा। क्या आदमी लूटना है? ये सुनना मुश्किल है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने शोर मचाते हुए ऊपर जाने की बात की, जबकि दूसरी तरफ हुआंग फैंग को नहीं पता था कि दो सुंदरियां उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बात कर रही थी। झांग जियू के लिए वो सिर्फ एक राहगीर था। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, और यह नहीं सोचा कि बैठक क्या होगी। मूल रूप से हुआंग फैंग ने सीधे घर जाने की योजना बनाई। हालांकि अभी भी जल्दी थी। उन्होंने अपना मन बदल लिया और अस्थायी रूप से अपनी मनोरंजन कंपनी में जाने का फैसला किया। वो कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ था। मुझे नहीं पता कि जेन शुआई ने कंपनी कैसे बनाई। हेलो सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जब हुआंग फैंग ने अपनी कंपनी में प्रवेश किया तो उन्हें फ्रंट डेस्क पर एक युवा महिला ने रोका, जिसने मुस्कुराते हुए पूछा। दूसरे पक्ष के रवैये को देखकर हुआंग फैंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, मैं जेन शुआई की तलाश कर रहा हूँ। क्या आप हमारे बॉस को ढूंढ रहे हैं? फ्रंट डेस्क थोड़ा चौंक गया और फिर बोला, क्षमा करें, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? ओह, अभी उससे मिले और अपॉइंटमेंट लें, हुआंग फैंग ने मजाक में कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 993 वो बिग बॉस है। हाँ, मैं तुम्हें बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं आने दे सकता, रिसेप्शनिस्ट ने जोर देकर कहा। हुआंग फैंग ने दूसरे पक्ष को शर्मिंदा नहीं किया, लेकिन अपना मोबाइल फोन निकाला और जेन शुआई को फोन किया। हेलो बॉस जेन, अगर मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूं तो मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है। आपका क्या मतलब है? क्या आप वापस आ गए हैं? जेन शुआई ने संदेह से पूछा, ये जानते हुए कि हुआंग फैंग विदेश गए थे। हाँ, यह अब कंपनी के दरवाजे पर है। क्या आप फ्रंट डेस्क पर मौजूद सुंदरी से मुझे अंदर आने देने के लिए कहना चाहेंगे? हुआंग फैंग ने कहा और फ्रंट डेस्क पर मुस्कुराया। लेकिन रिसेप्शनिस्ट भी इस समय थोड़ा घबराई हुई थी। हुआंग फैंग की बात सुनकर यह स्पष्ट था कि वो अपने बॉस को जानती थी। अगर हुआंग फैंग ने खुद को बाद में बताया तो उसे निश्चित रूप से डांटा जाएगा। तुम सचमुच यहाँ हो? रुको, मैं अभी यहीं आता हूँ। जेन शुआई को ये कहते हुए आश्चर्य हुआ कि हुआंग फैंग कई बार यहाँ नहीं आए। वो हर समय व्यस्त रहता था, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि हुआंग फैंग इस बार आ सकता है। हुआंग फैंग ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में फोन रख दिया। वो जानता था कि वो चाहता था कि जेन शुआई फ्रंट डेस्क से बात करे और खुद को अंदर आने दे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो खुद आएगा। फ्रंट डेस्क पर तनाव देखकर हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जेन शुआई और मैं दोस्त हैं, चिंता मत करो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। रिसेप्शनिस्ट हुआंग फैंग का बहुत आभारी था और जल्द ही जेन शुआई सामने आए, जिसका मतलब है कि हुआंग फैंग ने झूठ नहीं बोला था। जब तुम आते हो तो पहले से क्यों नहीं बताते? जैसे ही जेन शुआई प्रकट हुआ, उसने अपना हाथ हुआंग फैंग के कंधे पर रखा और कहा, मुझे खुशी है कि आप एक व्यस्त व्यक्ति के रूप में दिखाई दे सकते हैं। मैं यहाँ आपकी निगरानी करने और ये देखने के लिए हूँ कि आप आलसी तो नहीं हैं। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आलसी? मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ, आपके लिए अकेले विदेश जाना बेहतर है। जेन शुआई की शिकायत है कि बेशक ये सिर्फ एक मौखिक शिकायत है, वो अब अपनी जिंदगी से काफी संतुष्ट है। फिर जेन शुआई ने फ्रंट डेस्क की ओर रुख किया और कहा, वो यहाँ का बड़ा बॉस है, मैं उसके लिए काम करता हूँ, क्या आप जानते हैं? मैं देख रहा हूँ बॉस, फ्रंट डेस्क ने डरते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग बिग बॉस बनेगा। भगवान, जब वो पहले दिन यहाँ आए तो उसने बिग बॉस को बाहर ही रोक दिया, वो मरने वाली थी। ठीक है, लोगों को मत डराओ, हुआंग फैंग ने जेन शुआई से कहा। बाद में ये देखकर कि फ्रंट डेस्क चिंतित लग रहा था, उन्होंने उसे सांत्वना दी और कहा, मैं यहाँ अक्सर नहीं आता हूँ, ये सामान्य है कि आप एक दूसरे को नहीं जानते। मैं यहाँ बहुत से लोगों को नहीं जानता, इसके अलावा आपने एक आज अच्छा काम। धन्यवाद बॉस, फ्रंट डेस्क ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें घुमाता हूँ, तुम्हें भी पता है कि तुम यहाँ कम आते हो, अब यहाँ बहुत बदलाव आ गया है, जेन शुआई ने हुआंग फैंग से कहा। ठीक है, कृपया मुझे आसपास दिखाओ, हुआंग फैंग ने कहा। बाद में हुआंग फैंग के साथ कंपनी में आए। तब तक फ्रंट डेस्क महिला वास्तव में राहत महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस सच में उनसे नाराज नहीं है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कंपनी का असली बॉस इतना छोटा था, और वो थोड़ा सुंदर था, और साथ ही उसका स्वभाव भी इतना अच्छा था। मुझे नहीं पता कि बॉस की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, ऐसी कुछ उत्कृष्ट स्थितियां होनी चाहिए। फ्रंट डेस्क पर कुछ कट्टरपंथी और गपशप करने वाले लोग हैं। पिछले कुछ दिनों में जेन शुआई वास्तव में निष्क्रिय नहीं है। ये वास्तव में पिछली बार हुआंग फैंग के यहाँ आने से अलग है। सजावट पूरी हो चुकी है और वहाँ और भी लोग हैं, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है। जेन शुआई ने आपका परिचय हुआंग फैंग से कराया ताकि ऐसी दूसरी मुलाकात न हो। इस समय कंपनी के अधिकांश कर्मचारी जानते थे कि कंपनी में एक बॉस है, और ऐसा लगता था कि वो अभी भी एक बड़ा बॉस है। उन्होंने हुआंग फैंग को उत्सुकता से देखा, और हुआंग फैंग हमेशा मिलनसार थे।
इस तरह हुआंग फैंग की पहली छाप बहुत अच्छी थी। यहाँ हार्डवेयर सुविधाएं लगभग तैयार है, लेकिन अभिनेताओं को साइन करना बहुत आसान नहीं है। आखिरकार हमारी कंपनी सिर्फ एक छोटी कंपनी है। यदि आप दूसरी और तीसरी पंक्ति के अभिनेताओं को साइन करना चाहते हैं तो वे हमें नहीं देख सकते हैं। सभी कंपनी में एक दौर की यात्रा के बाद वे जेन शुआई के कार्यालय में आए। जेन शुआई ने हुआंग फैंग को कंपनी द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में भी बताया। हुआंग फैंग और जेन शुआई के पूंजी निवेश से कंपनी के हार्डवेयर में कोई समस्या नहीं होगी। सभी प्रकार के उपकरण खरीदे जा चुके हैं और सभी विभागों के कर्मियों की लगभग भर्ती हो चुकी है। हालांकि एक मनोरंजन कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास अपने स्वयं के स्टार कलाकार हो। इस क्षेत्र में जेन शुआई को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान मनोरंजन उद्योग में मिश्रण करना बहुत आसान नहीं है। वे प्रसिद्ध कलाकार या तो अपने स्वयं के स्टूडियो खोलते हैं या बड़ी मनोरंजन कंपनियों द्वारा विभाजित हो जाते हैं। वे बिना काम या प्रसिद्धि के एक नव स्थापित मनोरंजन कंपनी है। किसी प्रसिद्ध कलाकार को साइन करना मुश्किल है और ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो मुखौटा के रूप में काम करता हो। ये उनकी कंपनी की प्रदर्शनी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जेन शुआई इन दिनों इस मामले को लेकर चिंतित है। हालांकि वो आमतौर पर कुछ छोटे सितारों को जानता है, लेकिन वे केवल छोटे सितारे हैं। जिन सितारों से वो आमतौर पर संपर्क करता है वे सभी 18वीं पंक्ति के सितारे हैं। आखिरकार उनका परिवार, यहाँ तक कि जियांग जू और किंगशिंग में भी शीर्ष पर नहीं है। ऐसे सितारे उन्हें मौत की नींद सुला सकते हैं। जाहिर है ये कोई बड़ा कार्ड नहीं हो सकता। इसलिए हालांकि वो संपर्क और रिश्ते ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो एक प्रसिद्ध स्टार को साइन करना चाहता है और अपनी कंपनी के चेहरे के रूप में काम करना चाहता है, लेकिन कंपनी को प्रसिद्ध बनाने और दूसरों को ये बताने के लिए भी कि उसकी कंपनी यहाँ खेलने के लिए नहीं है और अधिक कलाकारों को शामिल होने के लिए आकर्षित करे। औसत संभावित नए अभिनेता के बारे में क्या? हुआंग फैंग ने जेन शुआई के कार्यालय में लापरवाही से पूछा। उन नए अनुबंधों के लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ा ब्रांड नहीं है तो ये हमेशा लोगों को छोटा खेलने का एहसास देता है। जेन शुआई ने कहा कि इस बार उन्होंने हुआंग फैंग के साथ एक मनोरंजन कंपनी शुरू की। वो अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लापरवाही से खेलना नहीं। इसलिए उन्हें इस मामले में इतनी दिलचस्पी थी। अपनी स्क्रिप्ट के साथ भले ही वो नई हो, मैं लोकप्रिय हो सकता हूँ, हुआंग फैंगमैन ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि कंपनी को वास्तव में एक दिखावे की जरूरत है। मुझे यह व्यक्ति मिल गया है और मैं किसी भी समय कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। हुआंग फैंग कंपनी के मुखौटे के रूप में काम करने वाले एक प्रसिद्ध सितारे के महत्व को भी समझते हैं। इस तरह उसके साथियों से पहचान लेंगे। उनकी अपनी टीवी श्रृंखला और फिल्में फिल्माए जाने के बाद ही उन्हें सुचारू रूप से रिलीज किया जा सकता है, अन्यथा यशवी के नवागंतुक को आपके साथ समान रूप से बातचीत करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 994 सब कुछ तैयार है। कौन? जेन शुआई ने कुछ संदेह में पूछा कि क्या वो हुआंग फैंग को जानता है। इससे पहले ऐसा लगता था कि उन्हें मनोरंजन जगत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसके अलावा वो अभी हाल ही में बढ़ रहा था। संपर्कों और रिश्तों के मामले में वो अपने जितना अच्छा नहीं था। उसे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो दिखावे का काम कर सके, हुआंग फैंग इसे पा सके। जेन शुआई को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि हुआंग फैंग को एक छोटे स्टार ने बेवकूफ बनाया है और उसने सोचा कि वह एक बड़ा स्टार है। क्या आपने हाल ही में समाचार नहीं देखा? हुआंग फैंग ने अचानक पूछा। मेरे पास समय कैसे हो सकता है? मैं हाल ही में बहुत व्यस्त हूँ, या मैं कंपनी की संरचना इतनी जल्दी तैयार कर सकता हूँ। जेन शुआई ने कहा कि उन्होंने श्रे को आमंत्रित करने का अवसर लिया। हुआंग फैंग ने उसे अंगूठा दिखाया और फिर कहा, हम एक मनोरंजन कंपनी चलाते हैं, हमें अभी भी मनोरंजन समाचार देखने की जरूरत है। हालांकि अधिकांश समय वे समाचार बहुत विश्वसनीय नहीं होते हैं। मुझे पता है, मैं इसे बाद में देखूंगा। जेन शुआई ने कहा कि यह सच है। जब से वो इंडस्ट्री में आए हैं, उनका रवैया पहले जैसा नहीं रहा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खबर सच है या नहीं, उसे इसे और अधिक पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं बेच रहा हूँ। जिस कलाकार के बारे में मैंने बात की है उसका नाम ली बिंग्यू है। उसने अब पिछली कंपनी के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया है और वो किसी भी समय हमारे साथ जुड़ सकती है, हुआंग फैंग ने सीधे कहा। असंभव। जेन शुआई ने अचानक फोन किया और कहा कि हालांकि उन्हें पहले मनोरंजन समाचारों की ज्यादा परवाह नहीं थी, उन्हें केवल उन छोटे सितारों में दिलचस्पी थी जो बिस्तर पर जा सकते हैं। लेकिन ली बिंग्यू कौन है? वो जानता है कि यह सचमुच एक बड़ा सितारा है। इसके अलावा वो बूढ़ा नहीं है और अभी भी लगातार उभरती अवस्था में है। इस साल वो निश्चित रूप से 4 छोटे चीनी हुदान में से एक बन जाएगा। इसके अलावा वो 4 छोटे फूल भी हो सकते हैं। ऐसा सितारा भले ही बड़ी कंपनियां यही चाहती हो और दूसरा पक्ष उनकी नियुक्ति के बारे में कभी चिंता नहीं करेगा। क्या वे बिना संपर्क और संसाधनों के इतनी छोटी कंपनी में आ सकते हैं? इसलिए जब जेन शुआई ने हुआंग फैंग की बातें सुनी तो उनकी पहली प्रतिक्रिया उन पर विश्वास नहीं करने की थी। उसने सोचा कि हुआंग फैंग उसके साथ मजाक कर रहा है। यदि आप अन्य लोगों के बारे में कुछ कहते हैं तो मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ। हालांकि ली बिंग्यू के शब्द बिल्कुल असंभव है। ये बिल्कुल असंभव क्यों है? हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वास्तव में आपको धोखा नहीं दिया। मैंने वास्तव में ली बिंग्यून से बात की। वो किसी भी समय शामिल हो सकती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपको धोखा दिया है? क्या तुम सचमुच मुझसे झूठ बोल रहे हो? जेन शुआई हुआंग फैंग को ऐसे देखता है जैसे वो झूठ नहीं बोल रहा हो। वो कुछ आशा के साथ ध्यानपूर्वक पूछता है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, हुआंग फैंग ने असहाय होकर कहा। यह बहुत अच्छा है। हुआंग फैंग की फिर से पुष्टि मिलने के बाद जेन शुआई अचानक अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और उत्साह के चेहरे के साथ हुआंग फैंग के पास आया और कहा, हुआंग फैंग, आप ये कर सकते हैं। मैं नहीं देख सकता कि आपने ली बिंग्यू को बिना प्रबंधित किया है। एक शब्द कह रहा हूँ, वो ली बिंग्यून है। बड़ी घरेलू कंपनियां उनका सिर फोड़ना चाहती हैं, लेकिन उन्हें आपने धोखा दिया है। सुनना इतना कठिन क्यों है? हुआंग फैंग ने गुस्से में कहा, मुझे धोखेबाज कैसे कहा जा सकता है? मैंने उसे ईमानदारी से प्रभावित किया। इसके अलावा हमारी कंपनी में आना उसके लिए अच्छा है।
हुआंग फेंग, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हम हतोत्साहित हैं। आखिरकार हम सिर्फ एक कंपनी शुरू कर रहे हैं, हमारे पास कोई संसाधन और संपर्क नहीं है। ली बिंगयून को अपने करियर के लिए यहाँ कितनी मदद मिल सकती है, जेन शुआई ने कहा। क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैं उसे सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट, सर्वश्रेष्ठ गीत प्रदान कर सकता हूँ, जो उसके करियर के लिए सहायक नहीं है, हुआंग फेंग ने कहा। ठीक है, मुझे विश्वास नहीं है कि आप वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय स्क्रिप्ट के साथ आ सकते हैं, जेन शुआई ने कहा कि हालांकि हुआंग फैंग स्क्रिप्ट के प्रभारी थे, लेकिन जेन शुआई को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। हुआंग फैंग को बस औसत गुणवत्ता की एक स्क्रिप्ट तैयार करनी थी, फिर इसमें बड़े सितारे भी शामिल होंगे। शुरुआत में भी वो ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, हालांकि प्रसिद्धि हो सकती है और फिर वो धीरे धीरे दिखा सकता है। आपको इस पर विश्वास नहीं है, चिंता न करें, मैं स्क्रिप्ट के लिए तैयार हूँ। ली बिंगयून के आने के बाद मैं मूल रूप से इसे शूट कर सकता हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। वैसे क्या आपको निर्देशक, क्रू या कुछ और मिला? मुझे कहना चाहिए कि बेहतर होगा कि हमारे पास अपना निर्देशक और क्रू हो, इस तरह वे अच्छी स्क्रिप्ट भविष्य में सस्ती नहीं होंगी। बेशक, हुआंग फैंग को अपनी स्क्रिप्ट पर भरोसा है, शूटिंग का नतीजा कभी बुरा नहीं होगा। यदि वे केवल एक निवेश कंपनी है तो वे थोड़ा कम पैसा कमाएंगे। इसके अलावा यदि उनके अपने निर्देशक हैं तो भविष्य में उन पर दूसरों द्वारा नियंत्रण नहीं किया जाएगा। यदि आप एक निर्देशक हैं तो कंपनी ने 1 या 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, हालांकि वे प्रसिद्ध नहीं है। मुझे लगता है कि यदि आप वास्तव में ली बिंगयू पर हस्ताक्षर करते हैं तो पहले नाटक के लिए एक प्रसिद्ध निर्देशक को नियुक्त करना बेहतर है। इस तरह आप भी कर सकते हैं, जल्दी से हमारी कंपनी को प्रसिद्ध बनाओ, जेन शुआई ने कहा। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करते हैं। देखते हैं कि क्या कोई बड़े निर्देशक हैं जिनके पास हाल ही में समय है, हम स्क्रिप्ट और फंड प्रदान करते हैं। हुआंग फैंग, मैं आपको याद दिला सकता हूँ कि उन बड़े निर्देशकों को स्क्रिप्ट की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, वे किसी भी स्क्रिप्ट को शूट करने के इच्छुक नहीं है। क्या आपको वास्तव में अपनी स्क्रिप्ट पर भरोसा है? जेन शुआई ने बेचैनी से कहा। बेशक, इसके बारे में चिंता मत करो, हुआंग फैंग ने आत्मविश्वास से कहा कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बुद्धिमान रोबोट के माध्यम से कई स्क्रिप्ट और गाने जीते हैं, जिनमें से सभी उनकी समय और स्थान की उत्कृष्ट कृतियां हैं, जिनमें से कुछ बड़ी लोकप्रियता वाली व्यावसायिक फिल्में हैं, जिनमें से कुछ कई पुरस्कार जीत सकती हैं। वैसे भी हर तरह की फिल्में हैं जो उन बड़े निर्देशकों को कभी निराश नहीं करेगी। ठीक है, जैसे ही आप मुझे स्क्रिप्ट देंगे मैं बड़े निर्देशकों से संपर्क करूंगा, जेन शुआई ने कहा कि अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में जेन शुआई स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग की तुलना में अधिक कुशल है। इसके अलावा मनोरंजन कंपनी को भविष्य में जेन शुआई को सौंपा जाएगा, वो स्वाभाविक रूप से बहुत रुचि रखते हैं। ठीक है, मैं आपको कल स्क्रिप्ट दे सकता हूँ। इसके अलावा मैं ली बिंगयू को जल्द से जल्द यहाँ आने और कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सूचित करूंगा। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हैं और हमारी कंपनी को विज्ञापन देने में मदद कर सकते हैं। हुआंग फैंग ने कहा कि हालांकि स्क्रिप्ट उनकी नाजी में है, लेकिन जेन शुआई के सामने स्क्रिप्ट को बदलना उनके लिए अच्छा नहीं है। यह निश्चित है, ली बिंगयू के साथ साइन अप करना एक बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि उन पत्रकारों को इसमें बहुत दिलचस्पी होगी। हमारी कंपनी ने बाहरी दुनिया में अपनी स्थापना की आधिकारिक घोषणा करने का यह अवसर लिया। ली बिंगयू के हमारे साथ जुड़ने के बाद यह हमारे लिए अन्य सितारों के साथ साइन अप करना अपेक्षाकृत सरल होगा, जेन शुआई ने कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है, मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 995 सुयुमो को उठाओ और काम से निकल जाओ। मूल रूप से जेन शुआई की उम्मीद में कंपनी 1 या 2 दूसरे और तीसरे स्तर के सितारों पर हस्ताक्षर कर सकती थी, जो बहुत अच्छा था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग उनके लिए सीधे प्रथम श्रेणी का सितारा लाएंगे। इसके अलावा वो उसी ताकत और प्रवाह के साथ प्रथम श्रेणी के शीर्ष स्टार भी थे, जिससे जेन शुआई बहुत खुश थे और स्वाभाविक रूप से इस अवसर को जाने नहीं देना चाहेंगे। सितारों पर हस्ताक्षर करने के संबंध में मुझे नहीं लगता कि हमें दूसरे और तीसरे स्तर के सितारों की तलाश करने की जरूरत है जो प्रसिद्ध हो गए हैं। इन लोगों के पास अपने स्वयं के स्वामी हैं और अब इसके बारे में बात नहीं करते हैं। इसके अलावा उपचार के मामले में उनकी अपेक्षाएं ऊंची हैं और साथ ही वे वास्तव में हमारी कंपनी के प्रति वफादार नहीं हो सकते। हुआंग ने कहा, हम उन सितारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिनके पास ताकत है और वे प्रसिद्ध नहीं हुए हैं, या कला विद्यालयों के छात्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे प्रसिद्ध नहीं हुए हैं। उनके पास उच्च स्तर का सहयोग होना चाहिए और वे लापरवाही से बड़े कार्ड नहीं खेलेंगे। हुआंग फैंग ने पहले सुना है कि कई सितारे बड़े कार्ड खेलते हैं। तियानजियाओ कंपनी ने पहले जिन 3 स्तरीय सितारों की तलाश की थी वो एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। ऐसे व्यक्ति के लिए हुआंग फैंग को ये पसंद नहीं है। भले ही वे प्रसिद्ध हो और कंपनी को बहुत सारे लाभ पहुंचा सकते हो, उन्हें ये पसंद नहीं है। वो किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बजाय स्वयं नए लोगों को तैयार करना पसंद करेंगे। नए लोग? जेन शुआई थोड़ा हैरान है। जेन शुआई के दिमाग में वे कलाकार जिनके पास ताकत है और कोई प्रसिद्धि नहीं है, वे भी नवागंतुक हैं। कंपनी निश्चित रूप से कुछ संभावित नवागंतुकों को अनुबंधित करेगी। हालांकि अगर सभी नए लोगों को साइन कर लिया जाए तो क्या ये बहुत जोखिम भरा होगा? हाँ, हुआंग फैंग ने अवश्य कहा होगा। मुझे विश्वास है कि हमारी कंपनी उन्हें लोकप्रिय बना सकती है। ली बिंगयून के इस प्रसिद्ध सितारे के साथ ये काफी है। जेन शुआई ने इसके बारे में सोचा और कहा, ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। बेशक, नए लोगों का उपयोग करना अच्छा है, इसे प्रबंधित करना आसान है और ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसे सितारे न सुनते हो। हालांकि जोखिम भी बड़ा है, वो अनुभव है। हालांकि जब से हुआंग फैंग ने ऐसा कहा है, जेन शुआई ने भी इनकार नहीं किया है। उन दोनों के बाद उन्होंने कंपनी के कुछ विशिष्ट विवरणों के बारे में बात की। हुआंग फैंग चले गए। जेन शुआई हुआंग फैंग के साथ भोजन करना चाहता था, लेकिन हुआंग फैंग ने उसे अस्वीकार कर दिया। वो आज वापस आ गया। उसने कुछ समय से सुयुमो को नहीं देखा है। इस समय उन्होंने स्वाभाविक रूप से बूढ़े आदमी जेन शुआई के बजाय सुंदरता का साथ देना चुना। यहाँ हम हैं। बेशक, दोस्तों के मुकाबले रंग के लिए हुआंग फैंग की प्राथमिकता जेन शुआई द्वारा तिरस्कृत थी।
हुआन फैंग फिर से तियानजियाओ समूह की ओर चला गया। कंपनी के गार्ड रूम का सुरक्षा गार्ड स्वाभाविक रूप से उसे जानता है और उसे बाहर इंतजार नहीं करना पड़ता है। क्या वो हुआन फैंग की कार नहीं है? जब काम से निकलने का समय होता है, सु यूमो और जी मिंगजियाओ इमारत से बाहर आते हैं और पहली बार में उन्हें दरवाजे पर हुआन फैंग की कार भी दिखाई देती है। हालांकि कंपनी में बहुत से लोग गाड़ी चलाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्पोर्ट्स कार नहीं चलाता है और हुआन फैंग की कार बहुत पहचानने योग्य है, इसलिए सु यूमो और जी मिंगजियाओ इसे एक नजर में पहचान लेते हैं। हुआन फैंग की कार देखकर सु यूमो भी मुस्कुराती है। वो हुआन फैंग के विदेश जाने के बारे में जानती है, लेकिन वह नहीं जानती कि हुआन फैंग आज वापस आ गया है। अब ऐसा लगता है कि हुआन फैंग खुद को आश्चर्यचकित करना चाहती है। बहन यूमो, मैं पहले जाऊंगी, जी मिंगजियाओ ने आंखों से कहा। वास्तव में इस बार वो इतनी सक्रियता से चली गई। इसका मुख्य कारण ये था कि कंपनी को हाल ही में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। सिस्टर यूमो ने उनके लिए बहुत कुछ साझा किया। वो जानती थी कि सु यूमो का मूड हाल ही में बहुत अच्छा नहीं था। अब हुआन फैंग के साथ वो बेहतर होगी। ठीक है, सड़क पर सावधानी से चलाओ। सु यूमो ने जी मिंगजियाओ की दयालुता से इनकार नहीं किया। उसने कुछ देर तक हुआन फैंग को नहीं देखा। वो हुआन फैंग को भी देखना चाहती थी। फिर जी मिंगजियाओ अकेले पार्किंग स्थल पर गए, जबकि सु यूमो गार्ड ड्यूटी रूम में गए। वो जानती थी कि अगर हुआन फैंग कंपनी में आती है तो वह आमतौर पर यहीं उसका इंतजार करेगी। निश्चित रूप से सु यूमो ने हुआन फैंग को गार्ड रूम में सुरक्षा गार्ड के साथ बातचीत करते हुए देखा। हुआन फैंग, क्या आप यहाँ हैं? सु यूमो ने कहा। कुआ, हुआन फैंग ने उत्तर दिया, उठे और सुरक्षा गार्ड को अलविदा कहा। फिर वो सु यूमो के पास गया और बोला, ये ड्यूटी से बाहर है? कुआ, यूमो ने कहा, आपको क्या लगता है कि आपका चेहरा बहुत अच्छा नहीं है? आप हाल ही में बहुत व्यस्त हैं और आपको अच्छा आराम नहीं मिला है। हुआन फैंग और सु यूमो ने उसकी कार की ओर चलते हुए कहा। कंपनी के पास हाल ही में बहुत सारी चीजें हैं। जहां तक हुआन फैंग का सवाल है, सु यूमो के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या चल रहा है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हुआन फैंग ने पूछा। ये लैंडर समूह के बारे में है, सु यूमो ने कहा। उस नई वजन घटाने वाली दवा के लॉन्च के बाद से लैंडर समूह ने किंगई प्रांत में कुछ प्रसिद्धि हासिल की है। इसके अलावा उनके मुख्य कार्यालय ने यहाँ अपनी शाखाओं में निवेश बढ़ाया है। अब उन्होंने उत्पादन का विस्तार किया है और कई लोगों से संपर्क किया है। किंगहाई प्रांत में सहकर्मी एक साथ मिलकर हमें निचोड़ रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि वे तियानजियाओ समूह को नीचे लाना चाहते हैं, जिसे हमने पीछे छोड़ दिया है। बस में चढ़ने के बाद सु यूमो सह पायलट की पीठ पर निर्भर हो जाती है। जाहिर है वो सचमुच थकी हुई है। जी मिंगजियाओ और उन सामान्य कर्मचारियों के सामने उसे शांत रहना चाहिए। वो अपना संतुलन नहीं खो सकती, अन्यथा पूरी कंपनी में अराजकता फैल जाएगी। हालांकि हुआन फैंग के सामने उसे इतनी चिंताएं नहीं है। हुआन फैंग उसका बंदरगाह है। यहाँ वो अपने दिल के सारे बोझ उतार सकती है और छिपाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो अपने नाजुक पक्ष को पूरी तरह से उजागर कर सकती है। जब हुआन फैंग ने सु यूमो को इस तरह देखा तो वह भी बहुत व्यथित हुआ। वो चाहता था कि सु यूमो सीधे यहाँ से चली जाए, इसलिए इतनी परेशानी नहीं हुई। हालांकि वो यह नहीं कह सका। आखिरकार ये सु यूमो का व्यवसाय था, जिसके लिए वो अपने बच्चों की तरह लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। वो कैसे आसानी से हार मानने को तैयार हो सकती है? इसके अलावा जी मिंगजियाओ यहाँ है और सु यूमो तियानजियाओ ग्रुप क्रॉस को नहीं देखेगा। ये ठीक है, मैं आपके लिए इसका ख्याल रखूंगा, हुआन फैंग ने कहा। कुआ, सु यूमो ने धीरे से उत्तर दिया, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की। वर्तमान में हुआन फैंग अकेले स्थिति को नहीं बदल सकते। हालांकि सु यूमो अपने मामलों के कारण हुआन फैंग के मूड को प्रभावित नहीं करना चाहती थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और पूरा व्यक्ति सीधा बैठ गया, अपना पुराना रूप फिर से प्राप्त कर लिया और कहा, मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि इस बार जब मैं विदेश जा रहा हूं तो चीजें कैसी चल रही हैं? क्या सब ठीक है? सु यूमो को पता है कि हुआन फैंग के पास विदेश जाने के लिए कुछ है। हालांकि हुआन फैंग ने इसके बारे में पहले कुछ नहीं कहा था, इसलिए वो नहीं जानती। ठीक है, सब ठीक रहा, लेकिन जब मैं निकला तो मैं जल्दी में था और आपके लिए कुछ भी नहीं लाया। हुआन फैंग ने कहा कि जब वो चला गया तो वो वास्तव में जल्दी में था या जल्दी में चला गया। ये बहुत ज्यादा नहीं है। शॉपिंग करने का न तो समय है और न ही मन। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 996 एक घर खरीदने की तैयारी। अगर आप अपने साथ कुछ भी नहीं लाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप चीजें अच्छी तरह से करते हैं। सौभाग्य से सु यूमो एक अनुचित व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसका इरादा हुआन फैंग को दोष देने का नहीं है। नहीं तो जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो चलो साथ में कहीं घूमने चलते हैं, ये सिर्फ आराम के लिए है, हुआन फैंग ने अचानक कहा। सु यूमो की थकी हुई शक्ल देखकर हुआन फैंग के मन में अचानक ऐसा विचार आया। ठीक है, स्नातक होने के बाद से मैं अच्छा समय बिताने के लिए बाहर नहीं गया हूँ। सु यूमो ने कहा कि स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद से उन्होंने और जी मिंगजियाओ ने इस तियानजियाओ समूह की स्थापना की है, जो काफी दबाव में है। आखिरकार उनके परिवार द्वारा उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए कहा जा सकता है जिससे वे किसी भी समय परिचित नहीं है, जो उन्हें तात्कालिकता की भावना से भर देता है। वे और कहाँ खेलना चाहते हैं। हालांकि अब ये तय करना उसके ऊपर नहीं है कि उसे आजादी मिल सकती है या नहीं, ये हुआन फैंग पर निर्भर है। इसलिए सु यूमो का दिल पहले जैसा जरूरी नहीं है। वो अब तियानजियाओ समूह में रहती है। एक, कंपनी छोड़ने के लिए अनिच्छुक है। दूसरा, इसलिए क्योंकि जी मिंगजियाओ अपनी अच्छी बहन को घर में कपड़े पहने हुए नहीं देखना चाहती। सु यूमो की बातें सुनने के बाद हुआन फैंग और भी व्यथित हो गए। सु यूमो जैसी उत्कृष्ट लड़की को इस उम्र में खेलना और आनंद लेना चाहिए। नतीजतन वो इतना दबाव झेल रही है और बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर रही है। हुआन फैंग को दिल का दर्द कैसे महसूस नहीं हो सकता। चिंता मत करो, भविष्य में मैं भी वहां रहूंगा, हुआन फैंग ने सु यूमो का हाथ पकड़ते हुए कहा। ध्यान से चलाएं। सु यूमो का चेहरा थोड़ा लाल था। हुआन फैंग मुस्कुराते हैं और सु यूमो को छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया है।
चाहे कुछ भी हो, उसे हर समय डरने के बजाय सुयुमो को वो जीवन जीने देना चाहिए जो वो चाहती है। बाहर खाना खाने के बाद वे सड़क पर इधर उधर घूमते रहे। इस दौरान हुआन फेंग ने सुयुमो का हाथ पकड़ लिया। हालांकि सुयुमो शर्मीली थी, फिर भी उसने मना नहीं किया। हुआन फेंग के साथ उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। शुरू से अंत तक उनके चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हुई। यह कोई निचोड़ी हुई मुस्कान नहीं थी, बल्कि यह सचमुच उसके दिल से निकली थी। हाँ, वे काफी देर तक सड़क पर टहलते रहे और खूब बातें की। आखिरकार हुआन फेंग अनिच्छा से चले गए। यूमो, मैं एक घर खरीदने जा रहा हूँ, तो फिर तुम मेरे साथ आकर रहोगी तो कैसा रहेगा? नीचे सुयुमो के आवाज में हुआन फेंग सुयुमो को खींचता है, जो बस से उतरना चाहता है, और कहता है वो काफी समय से घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया। अब उसे लगता है कि वो सुयुमो को हमेशा वापस भेज देता है। इसके अलावा क्योंकि उन दोनों के पास अपने अपने कारण है, इसलिए उनके पास दिन में मिलने के लिए ज्यादा समय नहीं है। हुआन फैंग सोचते हैं कि अगर वे किसी जगह पर रहना चाहते हैं तो वे हर दिन एक दूसरे से मिल सकते हैं। इस तरह चाहे वे कोई भी हो, वे अभी भी एक सुयुमो हो सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तुम क्या चाहते हो खलनायक? सुयुमो ने लाल चेहरे के साथ कहा। जाहिर है उसने सोचा कि हुआन फैंग उसके साथ रहना चाहता है, जिससे सुयुमो स्वाभाविक रूप से शर्मीली हो गई। हालांकि उसका हुआन फैंग के साथ घनिष्ठ संपर्क था, फिर भी उसे अंतिम चरण में कोई सफलता नहीं मिली है। जाहिर है उससे अचानक साथ रहने को कहा गया तो वो स्वाभाविक रूप से शर्मा गई। वैसे भी तुम जीवन भर मेरी रही हो, भागना असंभव है। क्या हम पहले एक साथ नहीं रह सकते? हुआन फैंग ने वास्तव में उसे पकड़ लिया और कहा, बेशक, अगर तुम मेरे साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहती तो तुम अकेले एक कमरे में रह सकती हो। मुझे फिर से सोचने दो। सुयुमो अभी भी थोड़ा शर्मिंदा है। अब इसके बारे में मत सोचो, यह आप पर निर्भर है, हुआन फैंग ने दबंग कहा। हुआन फैंग की शक्ल देखकर सुयुमो ने उस पर नजर डाली और कहा, ठीक है, तुम्हारी बात सुनो। हालांकि हुआन फैंग के खुश होने से पहले सुयुमो कहते हैं, आपके बॉस के बारे में क्या आप दूसरी जगह रहना चाहते हैं, या आप हमारे साथ एक नई जगह पर रहना चाहते हैं? जाहिर है सुयुमो को भी पता है कि हुआन फेंग और बाई जियाओरो के बीच का रिश्ता एक साधारण दोस्त की तरह सरल नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने पूछा, और मुझे तुम उसे कैसे निपटाओगे? वो छोटी सी लड़की, अब तुम पर दिल आ गया है। मत सोचो कि मुझे पता है, उसने तुम्हें खुश करने की कोशिश में बहुत समय बिताया है। सुयुमो ने कहा कि उसका चेहरा थोड़ा लाल। उसने गलती से ये भी देखा कि तान मुक्सू ने बहुत सारे दिलचस्प अंडरवियर खरीदे थे। जहां तक ये बात है कि उसने ये कपड़े किस लिए खरीदे थे, सुयुमो मूर्ख नहीं थी। यदि आप इसके बारे में थोड़ा सोचे तो आप इसका पता लगा सकते हैं। हुआन फैंग का चेहरा अचानक शर्मिंदा हो गया। वो बस सुयुमो से संपर्क करना चाहता था, लेकिन वो भूल गया कि अन्य लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, चाहे वो बाई जियाओरो हो या तांग मिक्स्यू। ये कहा जा सकता है कि यह अब उसकी महिला है और वो अलग नहीं हो सकता। नहीं तो उन्हें हमारे साथ रहने दो, क्या तुम? हुआन फैंग ने अस्थायी रूप से पूछा। उनके मन में सुयुमो अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो सुयुमो की राय का बहुत सम्मान करते हैं। यदि सुयुमो असहमत है तो वो केवल अन्य तरीकों के बारे में सोच सकता है। सुयुमो हुआन फैंग की बात सुनती है और बोलती नहीं है। वो हुआन फैंग को घूरता है। हुआन फैंग सहज नहीं है। अचानक सुयुमो हुआन फैंग के पास जाता है और अपना सिर उसकी गर्दन के पीछे दबा देता है। अपनी आवाज में वो हल्की सी सिसकते हुए कहता है, मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ? तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? जाहिर है सुयुमो वास्तव में हुआन फैंग के बारे में अन्य महिलाओं की बातों की परवाह नहीं करती है। वह हुआन फैंग को बहुत पसंद करती है। इसके अलावा उसने अपने विचारों और शिकायतों को अपने दिल में ही दबा लिया। आज आखिरकार वह फूट पड़ी। यह मेरी गलती है, मुझे आपके लिए खेद है। हुआन फैंग ने सुयुमो को सांत्वना दी और माफी मांगते हुए कहा, तुम कमीने हो, मेरा दिल चुरा लिया और अब उसे चोट पहुंचाए। सुयुमो ने कहा, यदि तुम बाद में मुझे असफल करोगे तो मैं तुम्हें काटकर मार डालूंगा। बोलते हुए सुयुमो ने हुआन फैंग की गर्दन के पीछे काट लिया। हुआन फैंग ने जल्दी से अपनी आंतरिक शक्ति को नियंत्रित किया, अन्यथा उसे डर था कि सुयुमो को सीधे चोट लगेगी। सौभाग्य से सुयुमो क्रूर प्रतीत होता है, लेकिन वो वास्तव में काटता नहीं है। फिर वो हुआन फैंग की बाहों को छोड़ देता है और हुआन फैंग की ओर देखता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि आप वादा करें कि आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे या मुझे परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, न केवल एक जीवन के लिए बल्कि 10 जीवन, 100 जीवन के लिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। हुआन फैंग सुयुमो को देखता है और उसे गंभीरता से आश्वासन देता है। इस समय सुयुमो के चेहरे पर अभी भी कुछ आंसू है, जाहिर है वो बस रो पड़ी। मुझे आप पर विश्वास है, सुयुमो ने भी गंभीरता से कहा कि इस समय उसने वास्तव में अपना शेष जीवन हुआन फैंग को दे दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआन फैंग के पास अन्य महिलाएं थी या नहीं, सब कुछ वैसा ही था। यदि वो अंत में निराश हुई तो इसका एकमात्र कारण ये हो सकता है कि वो अंधी थी। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 997 चलने के लिए तैयार। जब हुआन फैंग ने सुयुमो का निवास छोड़ा तो वो एक जटिल मनोदशा में थे। वो सुयुमो के प्रति उसके गहरे प्यार को महसूस कर सकता था। यह इस प्यार के कारण ही था कि जब उसे पता चला कि उसके पास अन्य महिलाएं हैं तो उसने छोड़ने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि खुद के साथ अन्याय किया और स्वीकार करना चुना। सुयुमो ने अंततः इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि हुआन फैंग के पास अन्य महिलाएं थीं। इस बार वो न केवल हुआन फैंग के साथ अकेले रहने के लिए सहमत हुई, बल्कि हुआन फैंग में अन्य महिलाओं के साथ रहने के लिए भी सहमत हुई। ये बहुत दुर्लभ है। हुआन फैंग उसके प्रति बहुत आभारी और दोषी महसूस करता है। और अभी तक हुआन फैंग को पता है कि सुयुमो वास्तव में सोच रहा है। वो इसे पहले नहीं कहना चाहती थी, लेकिन अब वो ये कहती है, जो साबित करता है कि वो वास्तव में इसके बारे में सोचती है। सुयुमो का रवैया अजीब नहीं है। अगर उसे वास्तव में परवाह नहीं है तो वो वास्तव में हुआन फैंग को पसंद नहीं करती है। बेशक हुआन फैंग के दिल ने पहले ही तय कर लिया है कि उसे सुयुमो के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
इतनी अच्छी महिला यदि वो वास्तव में असफल हो जाती है तो वो वास्तव में एक पुरुष होने के योग्य नहीं है। और दूसरी तरफ सु यूमो भी ऊपर चली गई है। हुआंग फैंग गलत नहीं है, उसने वास्तव में अभी तक इसे नीचे नहीं रखा था। वास्तव में सु यूमो तब से इस बारे में सोच रही है जब उसने तांग मिक्स्यू और हुआंग फैंग के भविष्य पर विचार किया था। हालांकि उसने खुद को तसल्ली दी कि तांग मिक्सू परिवार की व्यवस्था के तहत शादी करेगी और अंत में हुआंग फैंग के साथ रहेगी, सिर्फ आप। हालांकि सु यूमो हुआंग फैंग के बारे में जानता है, चूंकि हुआंग फैंग की तांग मिक्स्यू के साथ भावनाएं हैं, वो उसे किसी और से शादी करते नहीं देखेगा, या यदि वो नहीं चाहती है, साथ ही वो ऐसा कोई दृश्य नहीं देखना चाहता है। इसलिए सु यूमो को लगता है कि यह वास्तव में उसके लिए आवश्यक है, इसके बारे में सोचो। और अंतिम परिणाम यह है कि वो केवल हुआंग फैंग को माफ करने और वास्तविकता को स्वीकार करने का विकल्प चुन सकती है। वो हुआंग फैंग को छोड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि जब तक वो उस स्थिति के बारे में सोचती, उसका दिल इतना दुखता कि वो सांस नहीं ले पाती। इसके विपरीत उसने महसूस किया कि वो हुआंग फैंग को छोड़ने के बजाय इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहेगी कि हुआंग फैंग के पास अन्य महिलाएं भी थी, अन्यथा उसे मौत की तरह बहुत दर्द होगा। एक बार जब उसने अपना मन बना लिया और उसे समझ लिया, तो सु यूमो वास्तव में उसे पूरा कर देती है। दरअसल उसके परिवार में उसकी अपनी स्थिति है, अब वो इसके बारे में सोचती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस समाज में कितने काबिल पुरुष हैं जिसके पीछे महिलाएं कम हैं, यहाँ तक कि उसके पिता के पास उसकी माँ के अलावा अन्य महिलाएं भी हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश महिलाएं मौके पर ही हैं और मंच पर नहीं गई हैं। हालांकि चाहे वे स्वयं हो या उनकी माँ, वास्तव में वे जानते हैं कि उनके पिता के पास अन्य महिलाएं हैं। अब हुआंग फैंग सिर्फ खुद को इन महिलाओं का अस्तित्व बताते हैं। सामान्यतया वो अन्य पुरुषों के समान ही है। इसके अलावा सु यूमो को यह भी पता है कि हुआंग फैंग अधिक से अधिक उत्कृष्ट होता जा रहा है, यहाँ तक कि अगर वो आकर्षित करने के लिए पहल नहीं करता है तो भी कुछ महिलाएं उन्हें पोस्ट करने की पहल करेगी। बहन यूमो, क्या आप वापस आ गई? सु यूमो के कमरे में प्रवेश करने के बाद जी मेंगजियाओ टीवी देख रही है। कुआ, सु यूमो ने आवाज में उत्तर दिया और फिर कहा, म्यूजू, क्या तुम वापस आ गई हो? यह वापस आ गया है, यह उसके कमरे में है, जी मेंगजियाओ ने कहा। सु यूमो ने सिर हिलाया और सीधे तांग मिक्सू के कमरे में चली गई। इस समय टैंग मुक्यू वास्तव में अपने कमरे में है, वो अपने मोबाइल फोन से खेल रही है। सु यूमो को अंदर आते देख उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन दूर रख दिया। यह अभी भी छिपा हुआ है, मुझे नहीं पता, सु ने एक नजर में कहा। इस समय आप किस तरह के कपड़े देख रहे हैं? क्या आपके पास कोई अच्छे कपड़े हैं? कृपया मुझे उनकी सिफारिश करें। सु यूमो ने अभी देखा कि टैंग मिक्स्यू का मोबाइल पेज एक शॉपिंग पेज है, इसलिए उसे ये देखने के लिए फिर से देखना चाहिए कि क्या ऐसे कपड़े हैं जो हुआंग फैंग को खुश कर सकते हैं। सु यूमो की बातें सुनकर तांग मिक्स्यू थोड़ा शर्मिंदा हो गई। हालांकि सु यूमो को अपने और हुआंग फैंग के बीच के रिश्ते के बारे में पता है, लेकिन उसे शाम को अपने और हुआंग फैंग के बीच हुई बातचीत के बारे में नहीं पता होना चाहिए। लेकिन अब यूमो को ऐसा कहते हुए देखकर क्या वो ये भी जानती है? बहन यूमो, क्या आप ये जानती हैं? टैंग मुक्यू ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, पिछली बार जब तुमने वे कपड़े धोए थे तो मुझे संयोग से पता चला कि तुम हमेशा इधर उधर छिपते रहते थे। सु यूमो ने इससे इनकार नहीं किया। मुझे माफ करें, टैंग मुक्यू ने कहा। इसके अलावा ये सब हुआंग फैंग को देखना पसंद है, मैं इसे केवल उसे ही पहनता हूँ। इस समय तांग मुक्यू ने निर्णायक रूप से हुआंग फैंग को बेच दिया, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ पूरी तरह से अन्याय हुआ था, क्योंकि हुआंग फैंग को वास्तव में देखना पसंद है, जिसे हर समय उसकी खुली आंखों और भारी सांसों से महसूस किया जा सकता है। मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया, सु यूमो ने कहा। मैं यहाँ आपसे सवाल करने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ सकते हैं। मूव टैंग मुक्यू स्तब्ध है। तुम्हारा क्या मतलब है? हुआंग फैंग एक घर खरीदने जा रहा है, सु यूमो ने कहा। वास्तव में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो लंबे समय से एक घर खरीदना चाहता था। आखिरकार वो हर समय किराए के घर में नहीं रह सकता। ठीक है, जब वो एक घर खरीदेगा तो मैं अंदर आओ और उसके साथ रहो, तुम उसका अनुसरण कर सकते हो। ये क्या यह उपयुक्त है? तांग मुक्यू पूछने से डरती है। हालांकि सु यूमो ने पहले अपने और हुआंग फैंग के बीच के संबंध पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। तांग मुक्सू को यह भी महसूस हो सकता है कि सु यूमो का दिल अभी भी थोड़ा परेशान है, इसलिए बहन यूमो को बुरा महसूस न कराने के लिए उसका सामान्य समय में हुआंग फैंग के साथ कोई स्पष्ट संपर्क नहीं होता है और अधिक से अधिक रात में उनके पास मोबाइल फोन वीडियो होता है। हालांकि वो कर सकती है, वो बहुत संतुष्ट है। लेकिन अब बहन यूमो ने खुद को उनके साथ अपने नए घर में जाने के लिए कहा है, जिससे टैंग मिक्सू खुश और असहज दोनों है। वो नहीं जानती कि वो क्या सोचती है। ठीक है, मुझे पता है तुम बहुत खुश होगे, सु यूमो ने कहा। जब मैंने ये कहा तो मेरा इरादा आपकी परीक्षा लेने का नहीं था, मैंने वास्तव में इसका पता लगा लिया है। क्योंकि मैं हुआंग फैंग को अन्य महिलाओं के साथ संबंध बनाने से नहीं रोक सकती और मैं खुद उसे नहीं छोड़ सकती। मैं केवल यही कर सकती हूँ, इसे स्वीकार करें और इसका समाधान निकालें, अन्यथा मैं अपने साथ नहीं रह सकता। इसके अलावा हम अकेले दो लोग नहीं हैं जो इस बार साथ रहते हैं, उनके बॉस भी साथ रहेंगे। सु यूमो ने तब कहा, अब हम जो कर सकते हैं वह एकजुट होना है और हुआंग फैंग को अपने निवास पर बहुत से लोगों को लाने से रोकना है। ठीक है, उसके पास बहुत सारी महिलाएं नहीं हो सकती। तांग मिक्स्यू ने बार बार सिर हिलाया और कहा कि वो ऐसा कहने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन अब हुआंग फैंग की जेंगोग यूमो बहन के रूप में उसने आधिकारिक तौर पर खुद को स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसे बाद में इस बारे में खुद सोचना होगा। स्वाभाविक रूप से वो नहीं चाहती कि हुआंग फैंग के पास बहुत सारी महिलाएं दिखाई दें। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 998 जी मेंगजियाओ का सदमा। आपका ऐसा सोचना सही है, मैं भविष्य में हुआंग फैंग के साथ अकेला नहीं रहूंगा, आपको देखने में मदद करनी चाहिए। सु ने कहा कि हालांकि वो इसे खोलना चाहती थी, लेकिन बेहतर होगा कि वो हुआंग फैंग को अपने आसपास कम महिलाओं के साथ रहने दे। जरूर जरूर, टैंग मुक्यू ने सिर हिलाया। वैसे अगर हम सब दूर चले जाएं, तो मेंगजियाओ का क्या होगा? उसे यहाँ अकेले रहने दो, तांग ने कहा।
मैंने भी इसके बारे में नहीं सोचा। सु यूमो ने अपना माथा रगड़ा और कुछ शर्मिंदगी में कहा कि वो हुआंग फैंग के साथ अधिक समय बिताना चाहेगी, इसलिए वो हुआंग फैंग के साथ रहना बहुत पसंद करेगी। इसके अलावा अब दोनों लोगों के बीच रिश्ता भी तय है, ये बस समय की बात है, उस वक्त वो बाहर चली जाएंगी। हालांकि जी मिंगजियाओ के लिए वह भी अनिच्छुक है। आखिरकार वे बचपन से ही घनिष्ठ मित्र हैं। जब वे कॉलेज में थे तब वे दोनों एक छात्रावास में रहते थे। ग्रेजुएशन के बाद वे साथ साथ भी रहते हैं। अब वे अलग होने जा रहे हैं। सु यूमो का मानना है कि वे हार नहीं मानेंगे, चाहे वो या जी मिंगजियाओ ही क्यों न हो। हालांकि यदि आप हार नहीं मानना चाहते हैं तो आप और वो भविष्य में एक दूसरे से शादी करेंगे या वे अलग हो जाएंगे, या आप चाहते हैं कि वो यही रहे। तांग मिक्स्यू ने अस्थायी रूप से पूछा, मैं हुआंग फैंग के मौजूदा वित्तीय संसाधनों के साथ एक बड़ा घर खरीदना चाहता हूँ। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यह मिंगजियाओ के लिए बुरा नहीं है। मुझे डर है कि मिंगजियाओ ऐसा नहीं चाहती। आप जानते हैं, हुआंग फैंग के बारे में उसकी धारणा हर समय बहुत अच्छी नहीं रहती है। सु यूमो ने कहा, यह वास्तव में अजीब है कि जब अन्य महिलाएं हुआंग फैंग को देखती हैं तो वे हमेशा आकर्षित होती हैं। वे मिंगजियाओ तक कैसे पहुंच सकती हैं? वो हुआंग फैंग को ठीक से नहीं देख सकती हैं? कौन जानता है। तांग मुक्यू ने कंधे उचकाए और कहा, लेकिन उसे इस समस्या का निर्णय लेने दीजिए। ये भी सही है, सु यूमो ने कहा। उसके बाद सु यूमो और तांग मिक्सू कमरे से बाहर चले गए और हॉल में आए और जी मिंगजियाओ के बगल में बैठ गए। सु यूमो ने कहा, मिंगजियाओ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या चल रहा है? जी मिंगजियाओ ने इन दोनों दोस्तों को देखा जो अचानक बहुत औपचारिक लग रहे थे। ठीक है, म्यूजू और मुझे बाहर जाना पड़ सकता है, सु यूमो ने कहा। क्यों? जी मिंगजियाओ आश्चर्यचकित हो गई और उसने अपने हाथ में रखे स्नैक्स नीचे रख दिए। उसने उत्सुकता से पूछा, मैं यहाँ अच्छे से रहती हूँ, मुझे यहाँ से क्यों हटना चाहिए? और तुम दोनों यहाँ से क्यों चले जाते हो? मुझे अकेला छोड़ दो। इतना ही। सु यूमो तांग मिक्स्यू को देखती है और कहती है, वास्तव में कुछ ऐसा है जो हमने आपको नहीं बताया है। क्या आप जानते हैं कि मिक्स्यू का एक प्रेमी है? क्या वो वही है जिसने पिछली बार सूप बनाया था? जी मिंगजियाओ ने कहा कि उसने तांग मिक्स्यू को देखा और कहा, क्या सचमुच आपका कोई साथी है? कुआ, टैंग मुक्यू ने उत्तर दिया, इसका बाहर जाने से क्या लेना देना है? जी मिंगजियाओ ने कहा, क्या आप अपने साथी के साथ रहना चाहते हैं? हाँ, तांग मुक्यू ने कहा, तुम्हारे बारे में क्या, बहन यूमो? तुम हुआंग फैंग के साथ रहने वाली हो, तुम दोनों इतनी कुशलता से एक साथ कैसे बाहर निकल सकते हो? जी मिंगजियाओ ने कहा, यही तो हम आपको बताने जा रहे हैं। सु यूमो ने कहा कि जी मिंगजियाओ को तांग मिक्सू और हुआंग फैंग के बारे में पता होगा, अब उसे बताना बेहतर है। क्या, अर्थात म्यूजू का प्रेमी वास्तव में हुआंग फैंग है? सु यूमो ने कहा। क्या? जी मिंगजियाओ आश्चर्य के क्षण में उठ खड़ी हुई। उसने टैंग मुक्यू और सु यूमो को अविश्वसनीय तरीके से देखा। जाहिर है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी दो सबसे अच्छी दोस्त और गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड एक है। यह सही है, जैसा कि आपने सुना, मुझे जो व्यक्ति पसंद है वो हुआंग फैंग है, तांग मुक्यू ने कहा। लेकिन क्या हुआंग फैंग का बॉयफ्रेंड यूमो नहीं है? आप उसे कैसे पसंद कर सकती हैं? इसके अलावा उसमें क्या अच्छा है? आप उसे कैसे पसंद करती हैं? जी मिंगजियाओ ने चौंकते हुए पूछा। वो अब भी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती कि उसने जो सुना है वो सच है। मैं इसके लिए बहन यूमो को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब उसे पता चला कि मुझे हुआंग फैंग पसंद है तो उसने मुझे दोष नहीं दिया, टैंग मिक्स्यू ने कहा। इसके अलावा मैंने अपने जीवन में हुआंग फैंग को अकेले पसंद करने का फैसला किया है। इस बार हुआंग फैंग एक घर खरीदने जा रहा है और हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं। आप में से कितने लोग एक साथ रहते हैं? जी मिंगजियाओ की मूल्यों की भावना ढहने वाली है। उसने पुरुषों के लिए कई महिलाओं की चीजें नहीं देखी हैं। आखिरकार उसके जन्म के साथ ऐसी चीजें नहीं देखी जा सकती थी, लेकिन जब उसके दोस्तों की बात आती है तो उसे लगता है कि वो 10 अंक स्वीकार नहीं कर सकती। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सु यूमो या तांग मिक्सू, वे दोनों बहुत उत्कृष्ट हैं और उन्हें खुद पर गर्व भी है। यदि जी मिंगजियाओ आना चाहती है तो उन्हें एक बहुत अच्छा आदमी मिलेगा, अगर उनके पास घर से हस्तक्षेप नहीं है और वे उन्हें खराब कर देंगे। सु यूमो और हुआंग फैंग के प्यार में पड़ने से पहले जी मिंगजियाओ को लंबे समय तक इसका पता नहीं चला, क्योंकि उनकी राय में हुआंग फैंग सु यूमो से मेल नहीं खा सकते थे। लेकिन अब ये बेहतर है, यहाँ तक कि तांग मिक्स्यू भी इसमें शामिल हो गई है और वो हुआंग फैंग को भी पसंद करती है। और तो और यह अविश्वसनीय है कि बहन यूमो ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अब वो चाहती है कि 3 लोग एक साथ रहें। जी मिंगजियाओ को लगा कि जो कुछ उसने अभी सुना था वो एक भ्रम होना चाहिए। इस दौरान वो बहुत थक गई थी, इसलिए उसे भ्रम हुआ। ये सच नहीं होना चाहिए। हालांकि जब उसने अपने सामने 2 वास्तविक लोगों को देखा तो जी मिंगजियाओ को लगा कि यह अजीब बात सच हो सकती है। हालांकि वो इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकी। हाँ, सु यूमो ने कहा, वास्तव में मिंगजियाओ आपको ऐसी बात के बारे में सुनना चाहिए था, लेकिन अन्य चीजों को इस तरह से मेज पर नहीं रखा गया है। इसके अलावा म्यूजू और मैंने दोनों ने हुआंग फैंग की पहचान की है, इसलिए जब उसके पास अन्य महिलाएं हैं वो केवल इसे स्वीकार कर सकता है। नहीं, बहन यूमो, टैंग फॉक्स, आप खुद को कैसे परेशान कर सकती हैं? हुआंग फैंग के बारे में क्या अच्छा है? आपको उसकी ओर क्यों देखना है? क्या आप किसी और को नहीं ढूंढ सकते? जी मिंगजियाओ ने उत्सुकता से कहा कि वह वास्तव में अपने 2 दोस्तों को हुआंग फैंग के हाथों नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहती थी। उनकी राय में अगर वह हुआंग फैंग को पसंद करती है तो वह हुआंग फैंग द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। जब आप बाद में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसे आप पसंद करते हैं तो आप हमारे विचारों को समझेंगे, सु यूमो ने कहा। अब जब आपको मामला पता चल गया है तो आप क्या करेंगे? क्या आप यहाँ रहना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? मैं कहाँ रहूंगा, मैं उसका आदमी नहीं हूँ, जी मिंगजियाओ ने अवचेतन रूप से कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 999 जू मेंगजू चुपचाप बाहर निकलता है। लेकिन तब जी मिंगजियाओ थोड़ा स्तब्ध रह गई। अगर वो नहीं रह सकती तो उसे अकेले रहना होगा। वो सु यूमो के साथ रहती थी, उसे अकेले रहने की आदत नहीं होगी। इसके अलावा उसका साहस बहुत अच्छा नहीं था।
अगर वो ऐसे घर में अकेली रहती तो रात में उसे सोने में बहुत डर लगता। हालांकि जी मेंगजियाओ सुयुमो को जाने से नहीं रोक सकती। आखिरकार वो अपने प्रेमी के साथ रहती थी और उसके पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं था। भले ही सुयुमो इस बार नहीं जाएंगी, लेकिन वो भविष्य में जरूर जाएंगी। अगर मैं रहने जाऊं तो क्या ये बुरा होगा? क्या वो आदमी मुझे बाहर निकाल देगा? जी मेंगजियाओ ने ध्यान से पूछा। हम दोनों के साथ उसकी हिम्मत नहीं हुई, सू ने मुस्कुराते हुए कहा। वो ये भी जानती थी कि जी मेंगजियाओ बहादुर नहीं थी, इसलिए वो उसे पहले अपने साथ ले जाना चाहती थी। जब जी मेंगजियाओ का कोई प्रेमी हो या उसकी शादी हो जाए तो वो बाहर जा सकती है। आपने मुझे आमंत्रित किया है, मुझे नहीं, जी मेंगजियाओ ने लाल चेहरे के साथ कहा। अगर उसने कहा कि वह जा रही है तो उसे डर था कि उस समय हुआंग फैंग उसे बाहर निकाल देगा। हालांकि सु यूमो के लिए उसे आमंत्रित करना अलग होगा। हुआंग फैंग ने निश्चित रूप से हिम्मत नहीं की। हालांकि वो हुआंग फैंग के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन जी मेंगजियाओ स्पष्ट रूप से इतने खाली घर में अकेले नहीं रहना चाहती थी। हाँ, हमने किया। सु यूमो और तांग मिक्स्यू एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं। दूसरी तरफ हुआंग फैंग को नहीं पता था कि सु यूमो समुदाय में एक अतिरिक्त मेहमान लेकर आया है। इस समय वो अभी अभी समुदाय में आया था। हालांकि जब वो पहली बार समुदाय में दाखिल हुई तो उसने समुदाय के दरवाजे पर एक छोटी सी आकृति को झुकते हुए देखा। हालांकि वो दूसरे पक्ष की उपस्थिति नहीं देख सकी। हुआंग फैंग को लगा कि वो आकृति परिचित थी, इसलिए हुआंग फैंग ने कार रोकी और चल दिया। कदमों की आहट सुनकर छोटी सी आकृति थोड़ी घबराई हुई और डरी हुई लग रही थी। उसने कांपते हुए सिर उठाया। जब उसने देखा कि वो व्यक्ति हुआंग फैंग था तो वह आश्चर्य से उछल पड़ी। अंकल, आप वापस आ गए। सपना बांस, ये तुम क्यों हो? तुम यहाँ अकेले कैसे रह सकते हो? तुम्हारी माँ? हुआंग फैंग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वो छोटी सी आकृति जू मेंगजू थी। मेरी माँ नहीं आई। जू मेंगजू अचानक हुआंग फैंग की बाहों में कूद गया और कहा, मैं अकेले ही बाहर भाग रहा हूँ। चुपके से, तो तुम्हारी माँ को पता नहीं है? वह चिंतित होगी। मैं तुम्हें अभी वापस ले जाऊंगा, हुआंग फैंग ने तुरंत कहा। कुआ, जू मेंगजू ने सिर हिलाया और कहा, मैं अपने चाचा को खोजने के लिए बाहर आया था। तुम इतने बहादुर हो कि अकेले बाहर निकल गए और नहीं जानते कि मैं कहाँ रहता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं देखोगे तो क्या होगा? हुआंग फैंग लड़की को कार में ले जाता है, वो उसका पीछा करता है, कार घुमाता है और समुदाय छोड़ देता है। अगर मैं अपने चाचा के लिए इंतजार नहीं कर सकता तो मैं वापस जाऊंगा और कल फिर से इंतजार करूंगा। छोटी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआंग फैंग को देखकर वह अच्छे मूड में थी। बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? हुआंग फैंग ने छोटी लड़की से कहा। उसे पहले नहीं पता था कि छोटी लड़की का घर कहाँ है। जू मेंगजू ने पते की सूचना दी। ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हालांकि चलने में 10 मिनट से अधिक समय लगता है। छोटी बच्ची ने यहाँ अकेले भागने की हिम्मत की। वो कितनी बहादुर है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप अपनी माँ के साथ क्यों नहीं आते? आप बहुत खतरनाक हैं। क्या आप जानते हैं हुआंग फैंग शिक्षा? मैं नहीं डरता, जू मेंगजू ने कहा। इसके अलावा मेरी माँ मुझे मेरे चाचा को ढूंढने नहीं आने देती। क्यों? हुआंग फैंग ने उत्सुकता से पूछा। मैं अपने चाचा को परेशान नहीं करना चाहता। छोटी लड़की हार गई। मैं इस बार चुपके से अपने चाचा को ढूंढने आई थी। यह मत कहना कि मैं तुम्हें बाद में ढूंढने आई थी। तुम कहते हो कि तुम मुझसे अभी मिले, नहीं तो मुझे डर है कि मेरी माँ नाराज हो जाएंगी। ठीक है, तुम छोटी बच्ची सचमुच एक भूत हो, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आपको मुझे ढूंढने में क्या दिक्कत है? जिस खलनायक को मेरे चाचा ने डरा दिया था वो इन दिनों फिर से मेरे और मेरी माँ के पास आया। मैं उसे नहीं देखना चाहता था और मेरी माँ भी नहीं देखना चाहती थी। परिणाम स्वरूप वो हमेशा मेरे किंडरगार्टन के बाहर इंतजार करता था। जब मेरी माँ ने मुझे उठाया, वो मेरी माँ को परेशान करने गया। इसके अलावा वो मेरी माँ को मारना चाहता था। मैं बहुत डर गई थी। ये बोलते हुए छोटी लड़की ने हुआंग फैंग की ओर दयनीय दृष्टि से देखा और कहा, चाचा, क्या आप कृपया उसे भगाने में मेरी मदद करेंगे? बेहतर होगा कि पुलिस चाचा से उसे पकड़ने के लिए कहें। जाहिर है छोटी लड़की को वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो फिर से आपकी परेशानी में आ रहा है, हुआंग फैंग ने थोड़ी झिझक के साथ कहा कि जू लिंग्यून का सबसे अच्छा पूर्व प्रेमी, जिसे उसने पहले देखा था, उसने सोचा कि उसने दूसरे पक्ष को सबक सिखाया है। उसने नहीं सोचा था कि वह दूसरे पक्ष को देखने के लिए बहुत बहादुर है। उसने सोचा कि यह खत्म हो गया। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने हार नहीं मानी और फिर आ गया। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष सदन का दोषी नहीं है। कुआ, छोटी लड़की ने जोर से सिर हिलाया। मेरी माँ इन दिनों कई बार छुप छुप कर रोई है। मैंने कहा कि वो मेरे चाचा को खोजने नहीं आएगी, इसलिए मैं आज चुपके से बाहर भाग गई। हाँ, कोई परेशानी हो तो मेरे चाचा के पास आ जाना, हुआंग फैंग ने कहा। लेकिन अगली बार अकेले बाहर मत आना, तुम्हें पता है। आखिर छोटी बच्ची तो अभी छोटी है, छोटी लड़की ने कहा। जब वह अकेली बाहर आती है तब भी हुआंग फैंग बहुत असहज रहता है। ठीक है, फिर मेरे चाचा तुम्हें फोन नंबर बताएंगे। अगली बार जब तुम्हें कुछ करना हो तो तुम मुझे अपनी माँ के सेल फोन पर कॉल कर सकते हो, ठीक है? हुआंग फैंग ने सोचा और कहा, ठीक है। छोटी लड़की ने सिर हिलाया। जल्द ही जू लिंग्यू की माँ और बेटी का समुदाय आ जाएगा। ये समुदाय अब हुआंग फैंग से भी बदतर है। यह अनुमान लगाया गया है कि जू लिंग्यून उस क्षेत्र में एक बेहतर घर किराए पर लेना चाहता है और अधिक किराया अर्जित करना चाहता है। आखिरकार एक अकेली माँ के लिए अपने बच्चे को लाना आसान नहीं है। हुआंग फैंग, तुम यहाँ क्यों हो? अपनी बेटी और हुआंग फैंग को एक साथ दरवाजे पर देखकर जू लिंग्यू ने आश्चर्य से कहा। मुझे रास्ते में एक छोटी लड़की मिली और मैंने उसे वापस भेज दिया, हुआंग फैंग ने कहा। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम एक सहपाठी के घर गए थे? इस समुदाय में एक बच्चा हुआ जो जू मेंगजू के साथ किंडरगार्टन गया था। उनके बीच अच्छे संबंध थे और वे अक्सर साथ खेलते थे। इसलिए जू मेंगजू ने कहा कि वो खेलने के लिए बच्चे के घर जाएगी। जू लिंग्यू को इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। इसके अलावा दोनों परिवार बहुत करीब थे और वो उनका अनुसरण नहीं करती थी। अप्रत्याशित रूप से उन्हें हुआंग फैंग द्वारा वापस भेज दिया गया। ओह, मैं बस यहाँ किसी काम के लिए आया हूँ। ये देखकर कि मेंगजू वापस आना चाहता है, मुझे बेचैनी महसूस होती है और मैं उसे वापस भेज देता हूँ, हुआंग ने समझाया।
फिर धन्यवाद, जू लिंगयू ने कहा, लेकिन वो सोच रहा था कि हुआंग फेंग यहाँ किस लिए आया था। कुछ नहीं, छोटी लड़की होशियार है, मैं इसे किसी को देना नहीं चाहता और उसके वापस आने में कोई समस्या नहीं है, हुआंग फेंग ने कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1000 एंग्री मैनेजर इन। ठीक है, देर हो रही है, मैं पहले वापस जाऊंगा। हुआंग फेंग ने जू लिंगयुन से कहा कि आखिरकार वो एक अकेली मां थी, अगर वो इतनी देर से अंदर गया तो यह उसकी प्रतिष्ठा के लिए बुरा होगा। हुआंग फेंग अभी भी इसे समझते थे। तब मैं तुम्हें विदा करूंगा, जू लिंगयुन ने कहा कि वह भी इसे समझती है, इसलिए उसने हुआंग फेंग को बरकरार नहीं रखा। नहीं, मैं अकेले जा सकता हूँ। हुआंग फेंग ने छोटी लड़की के सिर को छूने के लिए नीचे बैठने के बाद कहा, भविष्य में इधर उधर मत भागो, अपनी माँ को चिंता मत करो, तुम्हें पता है मैं हमेशा आज्ञाकारी रहा हूँ। जू मैंगजू ने गंभीरता से कहा, जैसे कि वो नहीं थी जो पहले चुपचाप बाहर आई थी। ठीक है, मैंगजू सबसे अच्छा है। हुआंग फेंग लगभग हंस पड़े। ये छोटी सी बच्ची बूढ़ी नहीं है और इसकी एक्टिंग बेहद दमदार है, हो सकता है कि वो बड़ी होकर एक्टर बने। अगर उन्हें अभिनय में रुचि है तो वो भविष्य में उनकी मदद कर सकती है। जू लिंगयू की माँ और बेटी को अलविदा कहने के बाद हुआंग फेंग चले गए। हालांकि वो छोटी लड़की की बातें नहीं भूला। इतनी दूर छोटी लड़की खुद को खोजने के लिए अपने ही समुदाय में भाग गई। जाहिर है वो अपने जैविक पिता से भी परेशान थी, अन्यथा वो खुद को अकेला पाने के लिए बाहर नहीं भागती। इसलिए हुआंग फेंग ने कल जू मिंगजू के किंडरगार्टन में जाने और झांग मिंगजी की उपस्थिति का इंतजार करने का फैसला किया है, ताकि दूसरा पक्ष जू लिंगयुन की मां और बेटी के जीवन को परेशान न करे। यदि वह नहीं सुनता है तो उसे हल करने के लिए कुछ साधनों का उपयोग करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। तुम कैसे काम करते हो? अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगा और तुम्हें कुत्ते की खाल उतारने दूंगा। इस समय अस्पताल के एक वार्ड में स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के मैनेजर इन कई पुलिसकर्मियों पर गरज रहे हैं। कारण ये है कि इन पुलिसकर्मियों ने अब तक हुआंग फेंग को नहीं पकड़ा है। वे हर तरह की चीजों में देरी कर रहे हैं। यिन जिंगली क्रोधित कैसे नहीं हो सकती? प्रबंधक यिन अब अपने दिल में हुआंग फेंग से नफरत करता है, न केवल इसलिए कि उसने उसकी अच्छी चीजें तोड़ दी है, बल्कि इसलिए भी कि उसने खुद को चोट पहुंचाई है। वो कई दिनों से अस्पताल में है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। उसे अभी भी जीवित रहना होगा। ये देखा जा सकता है कि उस समय हुआंग फेंग के हाथ भारी थे। प्रबंधक यिन को और भी अधिक क्रोधित करने वाली बात यह है कि जो पुलिसकर्मी वास्तव में अपने काम में देरी कर रहे हैं, उन्हें पहले से ही पता है कि यह किसने किया है। परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे को वापस पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। यहाँ तक कि अगर वे हुआंग फेंग को नहीं ढूंढ पाते तो वे जू जियू को भी नहीं ढूंढ पाते जो स्कूल में पढ़ रही है। क्या हम जू जियू के माध्यम से हुआंग फेंग को ढूंढ सकते हैं? ये पुलिस वाले इतने मूर्ख क्यों हैं? श्री यिन, कृपया ध्यान दें। पुलिसकर्मी ने बड़ी बेरुखी से कहा कि कैप्टन साहब जो पहली बार आए थे वे वापस चले गए, लेकिन आए ही नहीं। उसने अपने पुलिसकर्मियों को प्रबंधक यिन और अन्य लोगों के संपर्क में आने दिया। हालांकि कप्तान ने जाने दिया था, बस घसीटते रहो, हुआंग फेंग को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वे होटल मैनेजर से ये भी जानते हैं कि हुआंग फेंग ने मैनेजर यिन और अन्य को इसलिए पीटना शुरू किया क्योंकि मैनेजर यिन और अन्य ने हुआंग फेंग के अच्छे दोस्त की शराब में नशा कर दिया था और एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते थे। हुआंग फेंग ने ऐसा करना शुरू कर दिया, इसलिए कप्तान ने हुआंग फेंग को नहीं पकड़ने का फैसला किया। बिल्कुल भी कोई अपराध बोध नहीं होगा। हुआंग फेंग ने ये गलत नहीं किया था। अगर यह अगले दिन जियांगजू से हुआंग फेंग की अनुपस्थिति के लिए नहीं था तो कप्तान ने हुआंग फेंग से यहाँ तक कि पूछा कि क्या वह प्रबंधक यिन और अन्य को रिपोर्ट करना चाहता है। आप मैनेजर यिन गुस्से से दूसरी तरफ इशारा करके कुछ कहना चाहता है, हालांकि उसे अगले स्काउट द्वारा रोक दिया जाता है। वो मुस्कुराते हुए पुलिसकर्मी की ओर देखता है और कहता है, मुझे क्षमा करें, हाल ही में चोट लगने के कारण हमारे मैनेजर का मूड थोड़ा अस्थिर है, बुरा मत मानना। हम भले ही यह चोट हो, इनमें से कुछ शब्द यूं ही नहीं कहे जा सकते। पुलिसकर्मी ने कहा, मिस्टर यिन, मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि होटल में क्या हुआ था। अब जब मिस्टर हुआंग जियांगजू में नहीं है, अन्यथा शायद दूसरा पक्ष आप पर आरोप लगाएगा। हम दूसरे पक्ष को नहीं बल्कि आपको पकड़ेंगे। आप कैसी बात करते हैं? आपके पास क्या सबूत है? मैं आपसे कहता हूँ, यह मत सोचिए कि आप एक पुलिसकर्मी हैं, आप बकवास कर सकते हैं, मैं आप पर बदनामी का मुकदमा कर सकता हूँ, प्रबंधक यिन ने गुस्से में कहा। यदि आप मुकदमा करना चाहते हैं तो कृपया अपनी मदद करें, यह आपकी स्वतंत्रता है। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने स्वयं कुछ किया है। यह मत सोचिए कि दूसरों को पता नहीं है। आपने रेड वाइन की अपनी बोतल खत्म नहीं की है आप? होटल इतना दयालु है कि इसे आपके लिए रख दे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे प्रयोगशाला में ले जाऊं और देखूं कि इसमें क्या है? पुलिसकर्मी ने कहा। पुलिसकर्मी की बातें सुनकर मैनेजर यिन थोड़ा हड़बड़ा गया और शांति से बोला, मुझे कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या है? मैंने वह शराब होटल में खरीदी थी। अगर कुछ है तो वह होटल की जिम्मेदारी है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उद्धरण चिन्ह। मैंने यह नहीं बताया कि क्या हुआ। मैनेजर यिन इतना उत्साहित क्यों है? पुलिसकर्मी ने कहा, ठीक है, ये बहुत जल्दी नहीं है। मैं मैनेजर यिन को परेशान नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैनेजर यिन सोच सकते हैं कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। इसके बाद पुलिसकर्मी चला गया। आज जब वह यहाँ आए तो उनके कप्तान के बॉस ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी। वह मैनेजर यिन को ये समझाना चाहता था कि चीजें उतनी सरल नहीं है जितना उसने सोचा था। कप्तान चाहते थे कि मैनेजर यिन न केवल हुआंग फेंग के खिलाफ आरोप छोड़ दे बल्कि इसे और अधिक सुंदर बनाए। इस तरह वह हुआंग फेंग में और अधिक सुंदर होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पुलिसकर्मी को जाते हुए देखकर मैनेजर यिन इस बार अहंकार से एक दूसरे पर चिल्लाए नहीं, लेकिन उनका चेहरा थोड़ा धुंधला और अनिश्चित था। अभी पुलिस वाले ने जो कहा उससे उसका दिल थोड़ा बेचैन हो गया। उसे इस साधारण पुलिसकर्मी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अपने रवैये से मैनेजर यिन समझ सकते हैं कि हुआंग फेंग जाहिर तौर पर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। पूर्व कप्तान ने आमने सामने मुलाकात की।
उसके बाद वो एक दूसरे को देखना भी चाहे तो नहीं देख पाते थे। दूसरा आया ही नहीं। जाहिर है हुआंग फैंग का कारण इसमें निहित है। इसके अलावा अभी अभी पुलिसकर्मी के शब्दों से प्रबंधक इनको पता चलता है कि चीजें वैसी नहीं हो सकती हैं जैसा वह सोचता है। प्रबंधक देखो, हमें क्या करना चाहिए? इस समय फोटोग्राफर ने पूछा। इस वार्ड में 3 बिस्तर हैं, उनमें से केवल 3 के लिए। जहां तक बहन मेई का सवाल है, वह सबसे कम घायल है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो अब इस वार्ड में केवल 3 प्रबंधक हैं। मुझे लगता है कि यह ठीक है। जांच जारी रखना हमारे लिए अच्छा नहीं है, स्काउट ने कहा। मैनेजर यिन बोलते समय उसके चेहरे पर ध्यान दे रहा था। यही बात है, यह इतना सस्ता नहीं है उस आदमी। हम बिना कुछ लिए लड़ाई करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, फोटोग्राफर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट।